हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ज्ञान सागर क्लासेस। कल की क्लास में हम लोगों ने अपने मैराथन में जो अपना जनरल मीटिंग वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग अपना जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने पार्ट बी का वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो रहेगा हमारा डायरेक्टर्स। ठीक है, अब देखो डायरेक्टर से कनेक्टेड आगे एक और चैप्टर है जिसमें हमें पढ़ना है बोर्ड कॉम्पोजिशन और बोर्ड पावर्स के बारे में। उसके बाद एक और चैप्टर है जिसमें बोर्ड मीटिंग्स के बारे में कंटेंट गिवन है। एंड देन एक और चैप्टर है जहाँ पे हमें केएमपी वगैरह के बारे में कंटेंट गिवन है। ठीक है, तो ये जो जितने भी सारे चैप्टर्स हैं ये सब कनेक्टेड ही चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस भी हमें यही रखना है। तो आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर कौन सा है, डायरेक्टर्स। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा कि कल जब हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जनरल मीटिंग, तो हमने एक बिगिनिंग में बेसिक बात की थी कि अगर एक कंपनी है तो कंपनी में दो टाइप के लोग हो सकते हैं। एक वो जो लोग कंपनी में ओनर्स हैं, ठीक है, जैसे हम मेंबर्स बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। और एक वो होते हैं जो शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट करा है, मतलब मेंबर्स उनको अपॉइंट कर रहे हैं ताकि वो कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट संभाल सके। और अगर आपको याद हो जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, वहां पे जो हमने आपको याद है स्लैब्स और टीसी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो वहां पे जो एस वाला कैरेक्टरिस्टिक था दैट वाज व्हाट, सेपरेट मैनेजमेंट। तो उस सेपरेट मैनेजमेंट में भी हमने क्या बात की थी कि ओनर्स अपने अलग रहते हैं कंपनी स्ट्रक्चर में, वेयर एज कंपनी में जो मैनेजमेंट है उसके लिए हम लोग किसको अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। करेक्ट, तो अब वो डायरेक्टर्स कौन होते हैं? ठीक है, अच्छा डायरेक्टर क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, कितनी उनके पास पावर्स है, कितनी उनके पास लाइबिलिटी और ड्यूटीज हैं, वो सब हमें देखना है। देन कौन कौन से टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, क्या हर डायरेक्टर 24/7 कंपनी में प्रेजेंट रहता है, हमें वो सब कुछ देखना है कि कितने होल टाइम है, कितने पार्ट टाइम है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम हम बहुत बार पढ़ते हैं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है वो। तो ये जितने भी सारे कंसेप्ट हैं वो अभी हम आज की क्लास में सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर वर्ड जो है वो इंडिविजुअल को डिनोट करता है। अब एक कंपनी है तो हमने पढ़ा है कि जैसे पब्लिक कंपनी है तो हमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, प्राइवेट है तो हमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए, और ओपीसी है तो हमें एक डायरेक्टर चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो जब इंडिविजुअल की हम लोग बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टर। और कलेक्टिवली हम लोग बात कर रहे हैं तो कलेक्टिवली हम उसे क्या बोल देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा अब अगर हम बात करें डायरेक्टर कौन होगा, तो क्या आपको लगता है कि कोई और कंपनी किसी कंपनी के डायरेक्टर बन सकती है? नहीं, डायरेक्टर कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा। डायरेक्टर हमेशा क्या होगा, एक इंडिविजुअल ही होगा। ठीक है, सो डायरेक्टर के लिए याद रखना है एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बन सकता है। इसके अलावा डायरेक्टर को एक डिन नंबर, आपने सुना होगा DIN डिन, जब हम लोग स्पाइस प्लस पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये टर्म यूज होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपको डायरेक्टर बनने के लिए डिन नंबर आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक है, सो ये यहाँ पे सब कुछ वही बात कर रखी है, इंडिविजुअल who are in charge of the affairs of the company, और कंपनी को वो लोग क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और जब हम उनको कलेक्टिवली बोल रहे हैं तो कलेक्टिवली हम उनको क्या बोल देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स हमारी कंपनी में होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 152 किससे डील करता है, फर्स्ट डायरेक्टर्स। देखो जब एक कंपनी बन रही है तो जो अभी हमने बात किया कि मिनिमम आपको तो डायरेक्टर्स चाहिए ही चाहिए, तो कंपनी बनने के बाद जो सबसे पहले डायरेक्टर अपॉइंट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स। मान लो कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर्स नहीं है तो जो अपने मेंबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, ठीक है, उन्हीं को ही हम डीम्ड मान लेंगे कि वो लोग क्या है, फर्स्ट डायरेक्टर्स है। तो ये अपना हो गया फर्स्ट डायरेक्टर्स का। और सेम ही केस है ओपीसी में। ओपीसी में भी इंडिविजुअल मेंबर होता है, अगर उसने डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया तो उसी को ही हम क्या मान लेंगे, डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर। चलो इसके बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डायरेक्टर का टाइप, वो कौन है, वुमेन डायरेक्टर। अब देखो कंपनीज एक्ट जो है वो इक्वलिटी को प्रमोट कर रहा है, तो इसलिए उसने क्या बोला है कि बोर्ड में एक, कम से कम एक, एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी होना चाहिए। पर ये सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ लिमिट्स गिवन है। वो लिमिट में अगर आपकी कंपनी फॉल कर रही है तो आपको क्या चाहिए, एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए। ठीक है, देखो जब भी लिमिट्स आती है तो आपने जनरली देखा होगा कि लिस्टेड कंपनी तो टॉप पे आती ही आती है। तो लिस्टेड कंपनी है तो वहां पे तो हर ही चीज क्या हो जाती है,
मैंडेटरी हो जाती है। तो क्या बोला यहाँ पे, ऑल लिस्टेड कंपनीज के ऊपर तो ये एप्लीकेबिलिटी आ ही रही है, और इसके अलावा अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर भी ये एप्लीकेबिलिटी आ रही है। यहाँ पे दो लिमिट है आपको। पेड अप कैपिटल की लिमिट कितनी गिवन है, 100 सीआर और अबव, और टर्नओवर की कितनी लिमिट गिवन है, 300 सीआर और अबव। यानी अगर आपके इन दोनों में से कोई भी लिमिट एक्सीड हो जाती है तो फिर उस केस में आपको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा अपनी कंपनी में। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, एग्जेम्पशन किसको मिली है, स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी को, और प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। देखो आपने सुना होगा जो प्राइवेट कंपनी है अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसे हम डीम्ड पब्लिक मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सब्सिडरी नहीं है मतलब वो नॉर्मल एक प्राइवेट कंपनी है, तो वहां पर भी क्या है, ये एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, अब यहाँ पे लिस्टेड कंपनी के लिए अगर हम लोग बात करें तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या एप्लीकेबल होती है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। तो उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अब सेबी एलओडीआर क्या बोलता है इस कंसर्न में, देखो क्या बोला यहाँ पे कि जो टॉप 500 कंपनीज है, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको वुमेन डायरेक्टर तो रखनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखनी है। वुमेन डायरेक्टर ठीक है रख दो, पर वो वुमेन डायरेक्टर क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पर अभी हमें नाम से क्या क्लियर है, जो किसी भी कैपेसिटी में कंपनी के साथ कैसे भी कनेक्टेड नहीं हो, बिल्कुल अनबायस्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी वुमेन डायरेक्टर रखनी है जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। जो इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें फॉल कर रही है, वो ऐसी होनी चाहिए यहाँ पे। और इसके बाद क्या बोला है, अगर हम बात करें टॉप 1000 कंपनीज की, तो देखो टॉप 500 कंपनीज के लिए तो ये कब से एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 2019 से ही उनको रखना है, और टॉप 1000 कंपनीज को रखना है 1 अप्रैल 2020 से एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट डायरेक्टर अपना कौन सा है, रेसिडेंट डायरेक्टर। नाम से ही क्लियर है, ऐसा पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। अब देखो हो सकता है कि कंपनी आपने बना दी यहाँ पर, बस सबके सब डायरेक्टर्स फॉरेन में रहते हैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या बोल दिया, हर एक कंपनी के पास कम से कम एक डायरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो कि क्या हो, इंडिया का रेसिडेंट हो, जो इंडिया में मिनिमम कितने डेज के लिए रहा हो, 182 डेज के लिए रहा हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट अपना कौन सा है, एसएसडी, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब देखो यहाँ पे जो डायरेक्टर है, नाम के आगे क्या लगा हुआ है, स्मॉल शेयर होल्डर, मतलब ये डायरेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है बोर्ड में, स्मॉल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को। मतलब उनको लगता है कि कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो हमारे लिए भी बात कर सके, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है वो एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। पहली बात हमें पढ़नी होगी कि स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो स्मॉल शेयर होल्डर ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास में तो शेयर्स है, उनकी नॉमिनल वैल्यू होती है मैक्सिमम 20,000 रुपीज। मतलब अगर आपके पास 20,000 तक की वैल्यू के शेयर्स हैं तो आप स्मॉल शेयर होल्डर हो। 20,000 की नॉमिनल वैल्यू एक्सीड होते ही आप स्मॉल शेयर होल्डर नहीं हो। तो ये सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो स्मॉल शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल किस पे होता है, लिस्टेड कंपनीज पे। अब चाहे लिस्टेड कंपनी सुओ मोटो, उनको खुद को लगता है कि ठीक है हम खुद के एंड पे ही अपॉइंट कर देते तो आप खुद भी अपॉइंट कर दो, नहीं तो जो आपके स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स कंपनी को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमें एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए। अब कितने लोग एप्लीकेशन लगाएंगे, या तो मिनिमम 1000 एप्लीकेशन लगाएंगे, या फिर क्या बोला, 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, इतने लोग एप्लीकेशन लगाएं। इन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू है, देखो हर कहीं पे होता है कि जैसे कल भी हमने पढ़ा था जनरल मीटिंग में, तो आपको ऐसे है जैसे आपको स्पेशल नोटिस देना है, ठीक है, या इसके अलावा आपको ईजीएम कंडक्ट करानी, तो आपको याद होगा कि एक जना, दो जने, तीन जने, इनके पास राइट नहीं होता कि आप मुंह उठा के आओगे और कभी भी कुछ भी बोल दोगे और कंपनी मान जाएगी। कम से कम एक स्पेसिफिक लिमिट होनी चाहिए ना कि इतने लोग आए तब हम आपकी बात मानेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये लिमिट है कि कम से कम इतने स्मॉल शेयर होल्डर्स बोलेंगे तब जाके कंपनी अपॉइंट करने के बारे में देखेगी, ठीक है। फिर इतने लोग जो है वो कंपनी को क्या देंगे, नोटिस देंगे ऑब्वियसली बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। और यहाँ पर भी कितने डेज का नोटिस जा रहा है, एटलीस्ट 14 डेज का यहाँ पे नोटिस जा रहा है। और वही वहाँ पे जो भी शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहता है उसका साइन होगा, उसका डिन नंबर मेंशन होगा, ये बताना है कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, और उसकी यहाँ पे कंसेंट भी जाएगी।
क्या बोला है कि यहाँ पे जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का टेन्योर इट शैल नॉट एक्सीड 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, मतलब वो यहाँ पे 3 लगातार सालों तक रह सकता है, उसके बाद में उसको कंपनी छोड़नी पड़ेगी। तो मैक्सिमम टेन्योर कितना हो गया, 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। और इसके बाद क्या बोला, जैसे ही आपका टेन्योर खत्म हो गया तो आपका रीअपॉइंटमेंट जो है वो वहां पर नहीं हो सकता है। तो टेन्योर खत्म होने के बाद आप रीअपॉइंटेड नहीं हो सकते हो। इसके बाद क्या बोला कि जो अपना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है वो एक टाइम पे कितनी कंपनीज में एसएसडी बन सकता है, ओनली 2 कंपनीज में वो एसएसडी बन सकता है। लेकिन अगर वो दोनों कंपनीज आपस में कंपटीशन बिजनेस में है तब वो नहीं बन सकता, मतलब 2 ऐसी कंपनीज लो जो नॉन कॉम्पिटिंग है, उसमें वो यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, फिर क्या बोला, वेकेशन ऑफ ऑफिस यानी कब उसे अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, अगर वो किसी भी टाइप की डिस्क्वालिफिकेशन में एंटर कर जाता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे सेक्शन 164 में, डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशंस आपको गिवन है, उसमें अगर वो फॉल कर रहा है तो फिर यहाँ पे वो एसएसडी को अपनी जॉब वेकेट करनी होगी। या फिर वो स्मॉल शेयर होल्डर ही नहीं रहा। एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन है जिसके पास खुद के पास में कंपनी में शेयर थे जिसकी वैल्यू नॉमिनल वैल्यू है 10 लाख रुपए, जब आपके पास ही इतने सारे शेयर हो तो आप खुद ही लार्ज शेयर होल्डर हो। जब आप खुद ही लार्ज शेयर होल्डर हो तो आप स्मॉल शेयर होल्डर्स के बारे में कैसे सोचोगे, मतलब जब तक आप उस पर्सन के शूज में नहीं हो तब तक क्या आप उसके इंटरेस्ट के बारे में सोच सकते हो, नहीं। तो इसीलिए आप भी, अगर आपके पास शेयर्स हैं तो वो शेयर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नॉमिनल वैल्यू 20,000। 20,000 से वैल्यू एक्सीड कर गई मतलब आप क्या बन जाते हो यहाँ पे, आप बन जाओगे यहाँ पे लार्ज शेयर होल्डर। तो हम आपको एसएसडी बनने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, तो आपको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। या फिर सेक्शन 167 तो अपना पूरा ही टॉपिक वेकेशन का है, उसमें से आप किसी पॉइंट में फॉल कर जाते हो तो भी आपको अपना ऑफिस वेकेट करना होगा। ठीक है, यहाँ वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तब भी। इसके बाद क्या बोला है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि आपका टेन्योर खत्म हो गया 3 साल के बाद में आपको अपनी जॉब से वेकेट करना पड़ेगा। अब जब आपको अपनी जॉब से वेकेट करना पड़ेगा एज एसएसडी, तो ऐसा नहीं है कि अभी आप एसएसडी थे 3 साल तक, अभी आपको कंपनी ने निकाल दिया एज एसएसडी, अभी आप किसी और कैपेसिटी में, जैसे लेट्स से आप नॉर्मल डायरेक्टर बन गए या किसी और कैपेसिटी में कंपनी में रह गए, नहीं, आप कंपनी में अगले 3 सालों तक किसी भी कैपेसिटी में अपॉइंट नहीं हो सकते। मतलब कूलिंग पीरियड मान लो कि 3 साल तक आपको कंपनी से एकदम दूर रहना है। ये हो गया अपना एसएसडी, दैट इज व्हाट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अच्छा, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जो अभी अपना ऊपर विमेन डायरेक्टर में भी इंडिपेंडेंट वाला वर्ड आया था। तो अब एक्चुअली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, नाम से वैसे समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसा डायरेक्टर जो कि किसी भी कैपेसिटी में कंपनी के साथ में कनेक्टेड नहीं हो, कोई रिलेशनशिप नहीं हो उसकी, और वो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बस ऐसे बोलने से नहीं हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस भी गिवन है, आप वो सारी कंडीशन मानोगे तो ही जाके हम आपको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, चलो। अच्छा, उससे पहले हम एक बेसिक छोटी सी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कंपनी, तो कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एक तो कौन से होते हैं, होल टाइम वाले होते हैं जो कंपनी में डे टू डे मैनेजमेंट संभालते हैं, जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। और एक कौन से होते हैं, एनईडी, जिसे हम बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो डे टू डे मैनेजमेंट तो नहीं संभालते हैं, मतलब कभी भी मान लो कंपनी में कोई मीटिंग हुई या कोई इंपॉर्टेंट मैटर हुआ, उसको डिस्कस करने के लिए अपनी वो एक्सपर्टीज वगैरह कंपनी को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि क्या सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं क्या, तो आंसर है नो, ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, लेकिन सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इसका मतलब जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, इंडिपेंडेंट के नाम में इंडिपेंडेंट है मतलब बायस नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव में है बंदा मतलब वो फुल टाइम कंपनी में इन्वॉल्व है, तो उसका तो कितना इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी एग्जीक्यूटिव नहीं होते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमेशा क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव। लेकिन सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है क्या, नहीं। मान लो कंपनी में 10 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, इस 10 में से लेट्स से सिर्फ 5 ही है जो अभी जो हम सेक्शन पढ़ेंगे उसकी कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। तो अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो आप पार्ट टाइम हो, बायस्ड भी हो सकते हो कंपनी में, लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है
तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो अभी हम डेफिनेशन और कंडीशन गिवन है उसमें फॉल करोगे तो ही आप क्या माने जाओगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये चीज याद रखना, हो सकता है इस पे कुछ क्वेश्चन आ जाए या इवन एमसीक्यू भी पूछ सकता है वो। चलो अब चलते हैं आगे। अब क्या बोला, इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर है अगेन वो कौन कौन सी कंपनीज में रखना होता है। तो देखो क्या बोला है, पहली बात तो कहाँ रखना होगा हमें, ऐसी सारी कंपनीज में जो कौन सी है, लिस्टेड। लिस्टेड कंपनी में तो आपको रखना ही रखना है। बाकी क्या बोला, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में आपको 3 लिमिट्स गिवन है। पेड अप कैपिटल की लिमिट कितनी है, 10 सीआर और मोर। टर्नओवर की लिमिट कितनी है, 100 सीआर और मोर। और इसके अलावा एग्रीगेट लोन्स और बोरोइंग्स की लिमिट कितनी है, एक्सीडिंग 50 सीआर। तो ये लिमिट में से किसी भी आप लिमिट में फॉल कर जाते हो तो आपकी कंपनी को कंपल्सरीली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। लेकिन एग्जेम्पशन है कि इन कंपनीज को रखने की जरूरत नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जेवी, जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी एज वेल एज डोरमेंट कंपनी। इसके बाद में आ जाओ कि अभी तो हमने देख लिया कि किस किस को रखने हैं, अब कितने रखने हैं, 20 रखे, 25 रखे, 1 रखे, 2 रखे, तो वो भी हमें यहाँ पे लिमिट्स कितने हैं। तो ये जो अब लिमिट्स हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या बोला है कि लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए लिमिट्स अलग होंगी, अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए लिमिट्स अलग होंगी। अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला कि लिस्टेड कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही है, क्योंकि हमने ऊपर अभी लिमिट्स पढ़ी है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि लिस्टेड कंपनी है तो उसमें सेबी एलओडीआर की रेगुलेशन भी एप्लीकेबल हो जाती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ना रहता है। तो दोनों है, कहीं कहीं पर कंपनीज एक्ट की रेगुलेशन भी पढ़नी है आपको, सेक्शन भी पढ़ना है सॉरी, और सेबी की रेगुलेशन भी आपको वहां पे देखनी है। अच्छा, हम सबसे पहले अगर बात करें कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी, अनलिस्टेड कंपनी, तो अनलिस्टेड कंपनी में आपको कितने रखने हैं, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं। और एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट लिस्टेड कंपनी में आपको कम से कम कितने रखने हैं, 1/3। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि लिस्टेड कंपनी में कितने होने चाहिए, 1/3। अभी अगर हम बात करें सेबी एलओडीआर, तो सेबी एलओडीआर तो अपनी टांग और अड़ाएगा कि अब और कुछ कंडीशन भी देगा वो। तो अब देखो सेबी एलओडीआर क्या बोलता है कि आपको कितने रखने हैं वो आपके चेयरमैन पे डिपेंड करेगा। देखो क्या बोला है यहाँ पे, अगर बोर्ड का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है ना, मतलब बोर्ड का चेयरमैन पार्ट टाइम वाला बनता है, मतलब उतना बायस्ड नहीं है जितना नॉर्मली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। तो चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो आप कम रख लो, कितना रख लो, 1/3। पर अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा चाहिए, तो वहां पे आप कितने रखोगे, एटलीस्ट हाफ। तो वहां पर आपको कितने रखने हैं, एटलीस्ट हाफ। तीसरा क्या बोला है, अगर आपका जो चेयरमैन है तो नॉन एग्जीक्यूटिव, लेकिन वो रिलेटेड है आपकी कंपनी में, किससे रिलेटेड है, या तो प्रमोटर से रिलेटेड है या फिर बोर्ड में किसी पर्सन से रिलेटेड है, तो आप भले ही नॉन एग्जीक्यूटिव हो पर आप रिलेटेड हो गए तो अगेन बायसनेस आ जाती है। तो चेयरमैन अल्टीमेटली बायस्ड है, तो फिर कितने रखने पड़ेंगे, हाँ। तो चेयरमैन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो कितने रखने हैं, 1/3। बाकी दोनों में कितने रखने हैं, एटलीस्ट हाफ। ये मिनिमम है, आप बढ़ा तो ऑब्वियसली सकते। अब आ जाओ आगे, इंटरमिटेंट वेकेंसी। सॉरी, यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करा, मान लो उसकी बीच में डेथ हो गई, बीच में उसने रिजाइन कर दिया, ठीक है, तो मतलब उसकी जो टेन्योर है वो खत्म होने से पहले वैकेंसी अगर आ जाती है तो वो वैकेंसी कौन फिल करेगा, बोर्ड। अब वो वैकेंसी बोर्ड फिल करेगा, लेकिन कितने टाइम में फिल करेगा, विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कहाँ से काउंट करने हैं हमें, वैकेंसी से, या फिर इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। तो आपको ये 2 डेट लेनी है, 3 महीने फ्रॉम वैकेंसी और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। और इन दोनों में से जो भी लेटर है वो ध्यान रखना, कहाँ कहाँ पे कंपनीज एक्ट में अर्लियर गिवन है, कहाँ कहाँ पे लेटर गिवन है, कहाँ पे हायर है, कहाँ पे लोअर है। हम ये सब चीजें है ना एकदम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई प्रैक्टिकल मतलब केस स्टडी वाला क्वेश्चन अगर आपने लेटर को अर्लियर कर दिया तो पूरा आंसर ही आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है कि जैसे आप मान लो कि जो लिमिट्स में आप फॉल कर रहे थे और उसकी वजह से आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा, पर हो सकता है ना कि अभी हमारी कंपनी वो लिमिट में फॉल नहीं कर रही है। तो अब ऐसा नहीं है कि आज लिमिट में फॉल नहीं करी तो इसी साल आप निकाल दोगे, कंटिन्यू 3 साल तक वो लिमिट में फॉल नहीं करेगी तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1 साल फॉल नहीं किया और आपने उसको निकाल दिया।
अब आते हैं नेक्स्ट, जो अभी अपन बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर आपको बनना है तो आपके ऊपर एक प्रॉपर क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है, एक डेफिनेशन गिवन है, ये सारी कंडीशन आप मानोगे तो ही हम आपको क्या बोलेंगे कि आप क्या हो, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। तो अब डेफिनेशन हमें गिवन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी हम पढ़कर ही आए हैं कि आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, एग्जीक्यूटिव वाला बंदा हो सकता है, एमडी हो सकता है, क्या नहीं, क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी फुल टाइम में होल टाइम में बायस्ड है। तो क्या बोला, अदर देन होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, और एक और किसको एक्सक्लूड किया गया है, नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर हम पढ़ेंगे वैसे तो आगे, बट अभी सुन लो ये कौन होता है, ऐसा कोई पर्सन जिसको जैसे मान लो हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक ने अपना इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए कंपनी के बोर्ड में किसको अपॉइंट कर दिया, एक डायरेक्टर को। तो वो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बायस्ड ही तो हुआ, क्योंकि वो बैंक के फेवर में काम करेगा, या गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है उसको तो वो उसके लिए काम करेगा, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। तो ये तीनों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होते हैं। अब आओ पॉइंट नंबर 2 पे। अब बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है, पॉइंट नंबर 1 है पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, possess relevant expertise and experience, बेसिक सी बात है। नेक्स्ट, वो जो पर्सन है ना तो वो प्रमोटर होना चाहिए, ना ही वो रिलेटेड होना चाहिए प्रमोटर के, ना प्रमोटर खुद होना चाहिए, ना ही प्रमोटर के रिलेटेड होना चाहिए। कौन सी कंपनी इसके, कैश कंपनी। कैश कंपनीज कौन सी होती है, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। तो इन चारों कंपनीज पे आपको यहाँ पे चीज देखनी है। तीसरा, आपका कोई भी पेक्यूनरी मतलब मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए अदर देन रेम्युनरेशन। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, आप मीटिंग्स में आओगे तो सिटिंग फीस मिलेगी आपको, ठीक है, आप डायरेक्टर हो तो आपको रेम्युनरेशन मिलेगी, वो तो अलाउड है। अब ये भी बोल दोगे कि रेम्युनरेशन मतलब तो कोई काम करेगा क्या आपके लिए, नहीं। तो रेम्युनरेशन आपको मिलेगी, उसके अलावा और कोई भी टाइप का आपका कंपनी के साथ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिमिट गिवन है, ट्रांजैक्शंस आपको नहीं करने हैं, कितने से ज्यादा, 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, यानी आपकी जितनी भी टोटल इनकम है उसके 10% से ज्यादा का अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे कंपनी के साथ में या कैश कंपनीज के साथ में, तो हम आपको क्या मान लेंगे, बायस मान लेंगे। तो वो आपको काम नहीं करना है, ना तो आपको कैश कंपनी के साथ करना है, ना उन कंपनी के प्रमोटर के साथ, ना डायरेक्टर्स के साथ। और ये आपको कितने साल में काउंट करना है, ऐसे नहीं पिछले 20 साल में किया होगा तो 20 साल पहले का ट्रांजैक्शन से आप अभी बायस्ड हो, नहीं। ये आपको चेक करना है पिछले 2 सालों में, ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स, और एक आपको चेक करना है करेंट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो पिछले 2 साल और अभी का करंट ईयर आपको काउंट करना है। नेक्स्ट आता है, अब ये जो पॉइंट है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, रिलेटिव के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। तो क्या बोला कि ऐसा पर्सन, मतलब अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो आपके रिलेटिव्स इसमें से किसी भी पॉइंट में फॉल नहीं करने चाहिए। मतलब देखो, आप खुद अगर बायस नहीं हो और आपका रिलेटिव बायस्ड है तो अल्टीमेटली कनेक्शन कहीं ना कहीं आ ही जाता है ना, कि हम खुद के थ्रू वो काम नहीं करवाएंगे, हम अपने मान लो भाई को बोल देंगे कि तुम वो काम कर लो कंपनी के साथ। तो एक तरीके से इंडिपेंडेंस चली गई। तो ना आपका कनेक्शन होना चाहिए और ना ही आपके किसी रिलेटिव का कनेक्शन वहां पे होना चाहिए। तो देखो क्या बोला कि उसका कोई भी रिलेटिव क्या होल्ड नहीं करे, एनी सिक्योरिटी और एनी इंटरेस्ट, कोई भी टाइप की सिक्योरिटीज वगैरह आपको परचेज नहीं करनी है। कौन सी, अगेन वही कैश कंपनीज में लेना है, और टाइम पीरियड कितना है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स और करेंट फाइनेंशियल ईयर्स। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो आपका रिलेटिव है वो कितनी वैल्यू तक का होल्ड कर सकता है, 5 लाख की वैल्यू तक का यहाँ पे वो होल्ड कर सकता है, या फिर 2% ऑफ पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है यहाँ पे, इनडेटेड टू कैश कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, आपने अगर कैश कंपनी से कोई लोन वोन ले रखा होगा तो क्या हम यहाँ पे आपको अलाउ करेंगे, क्या हम अगेन आपको अलाउ नहीं, बिकॉज लोन लिया है आपने किसी से तो आप इंडिपेंडेंट कैसे हो, वो तो आपके ऊपर हमेशा कंट्रोल ही करेगा कि मैंने तुम्हें उधार दिया, चुप रह के हमारी बात मानो। तो इसीलिए इंडेटेड होना भी अलाउड नहीं है। तीसरा, आपने कोई भी गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की होनी चाहिए इन कनेक्शन विद इनडेटनेस ऑफ थर्ड पर्सन, और ये गारंटी सिक्योरिटी आपने किसको दी है, कंपनी को। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एक डायग्राम बनाए तो क्या बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है मिस्टर ए, मिस्टर ए ने कंपनी से क्या लिया है, लोन लिया है, ये अपनी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। मिस्टर ए ने क्या किया है, कंपनी से लोन लिया। अब यहाँ पे कंपनी बोल रही है मिस्टर ए को कि आप हमें गारंटर ला के दो। तो मिस्टर ए ने किसको बोला,
मिस्टर बी को बोला कि आप मेरे बिहाफ पे कंपनी को क्या दे दो, गारंटी दे दो, ठीक है, या सिक्योरिटी दे दो। तो मिस्टर बी ने यहाँ पे कंपनी को ए के बिहाफ पे क्या दी है, गारंटी। अब एक बात बताओ, ए लोन का पेमेंट नहीं करेगा तो लोन का पेमेंट कौन करेगा, बी। तो आप डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली तो आपने कंपनी को गारंटी दे दी, तो आप इंडेटेड हो गए, नहीं हो गए। तो वो भी यहाँ पे अलाउड है क्या, नहीं। कि आप किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पे कंपनी को या कैश कंपनी को कोई भी गारंटी देते हो तो भी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हम कैश कंपनी की बात कर रहे हैं और एक इसकी बात कर रहे हैं उनके प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, उसकी होल्डिंग कंपनी की। इसके बाद क्या बोला है यहाँ पे कि जो आपको अमाउंट यहाँ पे चेक करना है, वो अमाउंट क्या बोला, फॉर एन अमाउंट ऑफ 50 लाख। यानी यहाँ पे 50 लाख का अमाउंट है, अगर इससे एक्सीड करती है गारंटी वगैरह तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, विद इन है तो फिर ठीक है। इसके अलावा क्या बोला, आपका कोई भी और टाइप का अदरवाइज कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जो मॉनेटरी नेचर का हो, पिक्यूनरी नेचर का हो। अगेन वही किसके साथ में, कैश कंपनी के साथ में। अब यहाँ पे आपको अमाउंट दे दिया, कितना अमाउंट दे दिया, 2% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम। यानी टर्नओवर का 2% ज्यादा नहीं होना चाहिए या फिर टोटल इनकम का 2% ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो ये जो पिक्यूनरी है ना, अब देखो कुछ जो होते हैं ना चालाक लोग, वो क्या करते हैं कि हमें सब में लिमिट्स गिवन है ना, तो वो विद इन द लिमिट वाले सारे काम कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला कि हम सिर्फ इंडिविजुअली चेक नहीं करेंगे, जो ऊपर के सारे पॉइंट है ना, हम उनको कंबाइन करके भी चेक करेंगे, ठीक है। तो हम सिंगली भी चेक करेंगे और ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं, कौन से वाले, इंडेटनेस वाला, ठीक है, गारंटी सिक्योरिटी वाला, सिक्योरिटी आपने परचेज करी वो वाला, सबका टोटल करके चेक कर लो। अगर टोटल करके 2% या उससे ज़्यादा आ जाता है तब भी आप इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया में नहीं फॉल करने वाले हो। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट है, अब ये दोनों पे एप्लीकेबल है, उसके खुद के ऊपर भी एप्लीकेबल है और उसके रिलेटिव्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ना तो वो क्या होना चाहिए, केएमपी होना चाहिए, ना ही वो कंपनी का क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए पिछले कितने सालों में, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। लेकिन रिलेटिव क्या बोला, रिलेटिव कैन बी एम्प्लॉय, मतलब रिलेटिव को यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया कि रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है, चलेगा, पर आप खुद केएमपी या एम्प्लॉय दोनों ही नहीं होने चाहिए हो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला, आप या आपका रिलेटिव क्या नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर या पार्टनर मतलब ओनर ऑफ ऑडिट फर्म, ऑडिट फर्म ऑफ कैश कंपनी। क्या बोला है यहाँ पे, एक बात बताओ, आपकी कोई ऑडिट फर्म है जो आपकी कंपनी की ऑडिट कर रही है और उस ऑडिट फर्म में आप क्या हो, प्रोफेशनल हो, या तो आपकी खुद की फर्म है या वहाँ पे पार्टनर हो, यहाँ पे एम्प्लॉय हो। अब आप अगर कंपनी में आके उसी की ऑडिट कर रहे हो और उसी कंपनी के आप क्या बन रहे हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो क्या ये चीज़ सही है, आप इंडिपेंडेंट कैसे हो, आप तो उसके ऑडिटर हो। तो हम पढ़ते हैं ऑडिट में भी क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए, तो वो दोनों बातें क्लैश हो गई फिर। तो वो चीज़ अलाउड नहीं है, एक तो ऑडिट फॉर्म में आप कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, और दूसरा क्या बोला है यहाँ पे कि अगर मान लो कोई एक लीगल या कंसल्टेंसी फॉर्म है और उससे आप क्या ले रहे हो, कोई भी एडवाइजरी या अदरवाइज कोई भी सर्विसेज ले रहे हो, तो अगर उससे आपने कोई सर्विसेज ली है तो उस सिचुएशन में भी आप उसको पेमेंट करोगे। अब क्या बोला यहाँ पे कि उस फॉर्म में भी आपका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए, अगर आपने जो भी उसको रेम्यूनरेशन वगैरह दिया वो 10% या ज्यादा है, किससे, उसके ग्रॉस टर्नओवर से। मतलब जितना उसको टोटल रेवेन्यू बन रहा है उसका 10% तो आपसे मिल रहा है, तो फिर वो बायस्ड है या नहीं है आपके लिए, बिल्कुल। तो उसका भी कोई एम्प्लॉय वगैरह आपके यहाँ पे आके काम कर सकता है क्या, एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोला कि वो होल्ड कर रहा है किसके साथ में मिलकर, अपने रिलेटिव्स के साथ में मिलकर कंपनी में क्या होल्ड कर रहा है, वोटिंग पावर। अब कंपनी में आपके पास वोटिंग पावर है, आप अगेन इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हो, तो वोटिंग पावर वो होल्ड कर रहा है, वो भी कितनी, 2% और मोर की। मतलब ये पूरी डेफिनेशन आपको बेसिकली याद करनी है। सारे पॉइंट्स किस चीज के आ रहे हैं कि आप कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, बायस नहीं होने चाहिए। फिर क्या बोला है यहाँ पे कि ऐसा कोई एनपीओ, एनपीओ क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप क्या नहीं होने चाहिए हो, सीईओ और डायरेक्टर। किस एनपीओ के, ऐसा एनपीओ जो हमसे कितना परसेंट, 25% और मोर का डोनेशन वगैरह, मतलब हम उसको कितना परसेंट दे रहे हैं, 25% और मोर दे रहे हैं। किसका, यहाँ पे देखो कंपनी दे रही है,
या हमारी कंपनी के प्रमोटर दे रहे हैं या कैश कंपनी दे रही है। मतलब हम उसको अगर 25% दे रहे हैं, मतलब उसको अगर मान लो 100 रुपए मिलते हैं और हम उसको 25 रुपए दे रहे हैं, तो कोई कम बात तो है नहीं, तो वो एनपीओ बायस्ड है। तो उस एनपीओ का सीईओ या डायरेक्टर हमारी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है। इसके बाद क्या बोला, या फिर ऐसा एनपीओ जो आपकी कंपनी में अगेन वही 2% और मोर की क्या कैरी करता है, वोटिंग पावर कैरी करता है, वो भी हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो ये पूरी डेफिनेशन है। इस पे केस स्टडीज पूछ सकता है कि ऐसा ऐसा पर्सन था, इतनी इतनी उसकी होल्डिंग थी, बताओ अलाउड है अलाउड नहीं है, वैसे है सब कुछ। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब देखो टेन्योर कितना है उसका, 5 इयर्स का, कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक कंपनी में कितने साल तक काम कर सकता है, अप टू 5 consecutive years काम कर सकता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, 1 टर्म। क्या बोलते हैं उसे, 1 टर्म। क्या आप उसको रीअपॉइंट भी कर सकते हो, हाँ आप उसको रीअपॉइंट भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्या पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। ठीक है। इसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, कि अगर आप उसको रीअपॉइंट कर रहे हो, तो ऐसे नहीं कि 20-30 बार और रीअपॉइंट कर लो, नहीं। अगर आप उसको रीअपॉइंट कर रहे हो तो रीअपॉइंटमेंट भी एक और टर्म के लिए होगा, मतलब टोटल वो 2 टर्म्स के लिए कॉन्जिक्यूटिव रह सकता है। तो 5 पहले आ गए और 5 और, ठीक है। तो वैसे 10 years हो गए और कितनी हो गई, 2 टर्म्स हो गई। तो मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए वो अलाउड है। उसके बाद उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, एक कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब उसको 3 साल तक कंपनी में वो एज ए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है। और इसके अलावा एक हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे, रिटायरमेंट बाय रोटेशन। क्या वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे, नहीं वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। चलो अब आ जाओ, क्या इसका नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन, कि जो आप उसको पेमेंट करोगे, फीस वगैरह दोगे। अगर उसने खुद ने कुछ मान लो एक्सपेंस किया ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, तो उसको वहां पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रियम्बर्समेंट वगैरह भी मिल जाएगा। इसके अलावा कंपनी में प्रॉफिट हो रहे हैं, तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो भी कमीशन वगैरह मिलती है वो भी उसको मिल जाएगी। क्या आपको इसॉप मिलते हैं, आपको याद होगा जब हमने शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां पर हमने एम्प्लॉय की डेफिनेशन में साफ साफ पढ़ा था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काउंट नहीं होते हैं, इसीलिए वहां पे ये सेम चीज आई है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, ये तो बेसिक सा है, रोल। अब रोल है, तो आप इंडिपेंडेंट हो तो आप कंपनी को एडवाइस वगैरह दे सकते हो, आप स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा अगर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ रहे तो आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हो, आप सक्सेशन प्लानिंग में हेल्प कर सकते हो। सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, कि कोई पोजीशन कंपनी में वेकेंट हो रही है, तो उस पोजीशन पे हम किसको प्रमोट करें, किसी नए को अपॉइंट करें, उसके लिए क्या ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, तो वो सारी प्लानिंग करनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सक्सेशन प्लानिंग। या कोई भी कंपनी को इंडिपेंडेंट एडवाइस या जजमेंट देना है, इवैल्यूएशन करना है परफॉर्मेंस का डायरेक्टर्स की, तो ये सारा काम किसका हो जाता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। इसको आप एक बार लैंग्वेज को रीड कर लेना। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है, कि अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, तो ऐसे आजकल आप मुंह उठा के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए ये नहीं बोल सकते हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एक डेटा बैंक है, वहां पे आपको अपना नाम क्या करना होता है, रजिस्टर करवाना होता है, और उसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट होता है। प्रोफेशनल्स वगैरह को एग्जाम नहीं देना होता, बट यहाँ पे पूरा प्रोसेस है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है किसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, विच इज व्हाट, IICA। ठीक है। और यहाँ पे ये कहाँ पर है, मानेसर हरियाणा में। तो यहाँ पे इसका क्या काम है, एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाती है। ठीक है। टेस्ट आप दे सकते हो, कितनी भी बार दे सकते हो, अगर आपका मतलब क्लियर नहीं होता है तो, और उसके बाद अगर वो क्लियर हो गया तो फिर आपका वो नाम लिस्ट में ऐड कर देते हैं एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और ये आपको एक बार प्रोसेस गिवन है, ये बेसिक सा है, एक बार इसको आप रीड कर लेना। चलो अब इसके बाद क्या बोला है, सेपरेट मीटिंग्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कम से कम एक साल में ऐसी एक मीटिंग तो करनी ही करनी है जिसमें नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं आए। ठीक है। मतलब ना तो एग्जीक्यूटिव आएंगे, ना ही ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव आएंगे जो इंडिपेंडेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की मीटिंग कर लो, किसकी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बिकॉज वही है ना, कि अगर सब लोग आ जाएंगे तो फिर आप उनके बारे में बुराई कैसे करोगे, बुराई करने का इंटेंशन नहीं है। और अगर हमें किसी की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करना है, तो पर्सन खुद ही सामने बैठा है, तो क्या आप कर पाओगे, पॉसिबल नहीं होगा। पता वो तो थोड़ी बहुत चीजें मिस हो ही जाती हैं, और आपको थोड़ा सा कंसर्न आ जाता है कि इसके सामने बोले नहीं बोले, इसीलिए एक सेपरेट मीटिंग कर लो, जो भी आपको लगता है डिस्कस कर लो, एंड देन इम्प्लीमेंट करवा लो।
अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, लाइबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होल टाइम तो है नहीं, तो क्या वो 24/7 कंपनी में प्रेजेंट होता है? नहीं। तो कंपनी में पीठ पीछे से क्या हो रहा है वो उन्हें आइडिया नहीं है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी कंपनी में हुई है जिसके बारे में या तो उनको पता हो, या उन्होंने अपनी कंसेंट दी हो, या कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट हो या नेग्लिजेंस हो कि आपको देखना चाहिए था पर आपने इग्नोर कर दिया, तो इनमें से कुछ भी पॉइंट है तो आप लाइबल हो, अदरवाइज आप नॉर्मली लाइबल नहीं। चलो, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो अपना नेक्स्ट, अच्छा देखो, बेसिक अगर हम लोग बात करें तो कल आपको याद होगा जनरल मीटिंग्स में जैसे एजीएम हमने पढ़ा था, तो एजीएम में जो हमने ऑर्डिनरी बिजनेस पढ़े थे, वहां पर आपको याद होगा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट की जो मेन ड्यूटी है वो किसकी है? मेंबर्स। मेंबर्स अपॉइंट करते हैं कहाँ पे? जनरल मीटिंग में। लेकिन 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनका अपॉइंटमेंट मेंबर नहीं करते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट बोर्ड खुद ही करता है। तो अभी हम वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि कब कब बोर्ड डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट खुद ही करेगा, और ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 161। ठीक है, तो एक तो अपना क्या होता है, एडिशनल डायरेक्टर, एक अपना होता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एक अपना होता है नॉमिनी डायरेक्टर, और एक अपना कौन सा होता है? कैजुअल वैकेंसी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एडिशनल डायरेक्टर, तो एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है कि ऐसा डायरेक्टर, मान लो कंपनी में काम का बर्डन ज्यादा है ना, अब जनरल मीटिंग तो अगले साल होगी, हमें इसी साल डायरेक्टर की जरूरत है, तो आप इतना इंस्टेंट मीटिंग कॉल नहीं कर पाओगे। तो एडिशनल डायरेक्टर जो है, मतलब बर्डन को कम करने के लिए बोर्ड खुद ही एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है जो अगली मीटिंग तक रहेगा। अगली मीटिंग में मेंबर्स उसको हटा सकते हैं या अपॉइंट भी कर सकते हैं वापस से। तो एडिशनल डायरेक्टर को बोर्ड अपॉइंट करता है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं सेकंड। सेकंड कौन सा है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है? ऐसा डायरेक्टर जो हम किसी डायरेक्टर की प्लेस पे अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, एक है अपना डायरेक्टर मिस्टर ए। मिस्टर ए जो है, अगर ये कंपनी में डायरेक्टर है और ये कम से कम 3 महीने के लिए बाहर गया है, अब बाहर का मतलब ऐसे नहीं कि जीटी घूमने गया है, नहीं, बाहर गया है मतलब इंडिया से बाहर गया है, तो कम से कम 3 महीने के लिए अगर कोई डायरेक्टर इंडिया से बाहर गया है, तो उसकी प्लेस पे कंपनी किसी और को अपॉइंट कर सकती है। तो जैसे हमने अपॉइंट किया किसको? मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी कौन है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर। और इसको भी कौन अपॉइंट कर सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही अपॉइंट कर सकते हैं बीआर पास करके। और ये कब तक रहेगा? या तो ए वापस आ जाए तब तक रहेगा, या फिर ए का टेन्योर खत्म हो जाए तो ओरिजिनल डायरेक्टर के टेन्योर तक रहेगा, या फिर उसके वापस इंडिया में रिटर्न तक रहेगा, विच एवर इज अर्लियर। इसके बाद में हम बात करें थर्ड, नॉमिनी की हमने पहले ही बात कर ली है। जैसे बैंक्स है, तो बैंक्स अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोर्ड में अपॉइंट कर रहे हैं नॉमिनी डायरेक्टर। या अगर मान लो गवर्नमेंट कंपनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा, तो वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोर्ड में है, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉमिनी डायरेक्टर। और लास्ट अपना क्या है? कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी अभी आपको याद होगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी आई थी। तो कैजुअल वैकेंसी क्या होती है यहाँ पे? मतलब वही, डेथ हो गई, उसने बीच में रिजाइन कर दिया, या हमने उसको रिमूव कर दिया, जो भी है। तो अगर हमने किसी डायरेक्टर को रिमूव करा, या वो मर गया, रिजाइन कर दिया, परमानेंट इनकेपेसिटी हो गई, तो बीच में मतलब टेन्योर खत्म होने से पहले, तब मीटिंग एजीएम तो बाद में होगी ना अपनी, तो उस ड्यूरेशन में उसकी प्लेस को फिल करने के लिए, मतलब उसकी पोजीशन वेकेंट है, तो उसकी पोजीशन को कौन फिल करते हैं? फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही फिल कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कैजुअल वैकेंसी फिल करना। तो ये अपने चारों हैं, इसका सेक्शन हमने देख लिया। सेक्शन क्या है? 161। लाइन से याद कर लेना। एडिशनल 161 1, ऑल्टरनेट 161 2, देन नॉमिनी 161 3, और लास्ट अपना कौन सा है? कैजुअल 161 4। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट सेक्शन जो है वो कौन से है? रिटायरमेंट बाय रोटेशन, या हम कह सकते हैं रोटेशनल डायरेक्टर। सेक्शन 152 में आता है ये। अब देखो क्या है यहाँ पे, कि कुछ डायरेक्टर्स जो है उन्हें हम क्या बोलेंगे कि आप रोटेशनल डायरेक्टर्स हो, मतलब हम आपको कंपनी से रोटेट करते रहेंगे, यानी आपको निकाला भी जा सकता है कंपनी से। देखो क्या होता है, अगर आप किसी पर्सन को ऐसा बोल दो कि आप परमानेंट हो, आपका आज अपॉइंटमेंट हो गया, अभी जब तक कंपनी चल रही है ना आप तब तक परमानेंटली रहोगे, तो फिर वो कैसा हो जाएगा कि मैं तो यही हूँ, तो फिर उसके काम करने की जो कंसिस्टेंसी है, या कह सकते हैं एफिशिएंसी है, वो डाउन हो जाएगी ना, क्योंकि उसको श्योरिटी है
कि मैं तो यही हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तो वो कभी इंप्रूवमेंट नहीं करेगा और गलती भी करता जाएगा, तो उसको पता है मुझे कोई निकालने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या है रोटेशनल डायरेक्टर का, कि नहीं, कुछ ना कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जिनको एक डर रहे कि हाँ हम इनको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब वो कैसा कंसेप्ट है, किस तरीके से है, देखो क्या बोला। सबसे पहले आप आपकी कंपनी के जितने भी टोटल डायरेक्टर्स हैं, वो टोटल डायरेक्टर्स का नंबर यहाँ पे काउंट करो। टोटल डायरेक्टर्स में से आपके 2/3, एटलीस्ट 2/3 क्या होंगे, रोटेशनल डायरेक्टर्स। देखो हम एग्जाम्पल से भी कर लेंगे इसको। तो टोटल डायरेक्टर्स में से 2/3 आपके क्या होंगे, रोटेशनल। अच्छा एक और चीज है, टोटल डायरेक्टर्स में से आपको दो लोगों को एक्सक्लूड कर देना है। एक तो कौन, इंडिपेंडेंट। अभी आपको याद है हम बात करके आए थे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोटेशनल वाला जो कंसेप्ट है इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, मैंने कहा था हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो ये वही वाला कंसेप्ट है। तो टोटल में से एक तो इंडिपेंडेंट को हटाओ और एक किसको हटा दो, नॉमिनी को। बस नॉमिनी जो होते हैं उनको भी तो गवर्नमेंट ने या बैंक वगैरह ने अपॉइंट करा है, तो उनको थोड़ी आप बाहर निकाल दोगे कंपनी से, नहीं। तो टोटल में से इनको हटा दो, इसके जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं उनको लो। इसका एटलीस्ट इसका एटलीस्ट 2/3 ये किस में आ जाएंगे, रोटेशनल डायरेक्टर्स में आ जाएंगे। मतलब इनको हम कंपनी में रोटेशन हो रहा है, मतलब हम इनको निकाल सकते हैं। अब सबको तो एक साथ नहीं निकाल दोगे आप ऑब्वियसली, तो इसमें से आप कितनों को निकालोगे, जो भी 2/3 वैल्यू आई है उसकी 1/3 आप क्या करोगे, रिटायर। तो ये एटलीस्ट 2/3 तो क्या हो गए, रोटेशनल, और इसमें से 1/3 क्या हो गए, लाइबल टू रिटायर। मतलब इनको आपको निकालना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले आप क्या ले लो, रोटेशनल डायरेक्टर्स को निकालने के लिए पहले आप ले लो टोटल डायरेक्टर। टोटल में से आप एक्सक्लूड कर दो किन दोनों को, इंडिपेंडेंट और नॉमिनी डायरेक्टर को। फिर उसका एटलीस्ट 2/3 क्या आ जाएंगे, रोटेशनल, और रोटेशनल में से 1/3 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, लायबल टू रिटायर। अच्छा आप आर्टिकल्स में ये भी लिख सकते हो कि सबके सब डायरेक्टर्स क्या होंगे, रोटेशनल। एक्ट ने तो कितना बोल दिया, एटलीस्ट 2/3। अब आपको याद होगा ना हमने कितनी बार बात की कि आप आर्टिकल्स में ऐसा प्रोविजन डाल सकते हो जो एक्ट को स्ट्रिक्ट कर रहा हो, तो आप सबको ही कर सकते हो, ठीक है। और फिर 1/3 उसमें से क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे एक्चुअली। अच्छा अब देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल है। सो फॉर एग्जाम्पल अपने टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं, 15 हैं, आउट ऑफ विच 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और 3 नॉमिनी है। तो क्या हम इनको तो काउंट करेंगे, नहीं, तो 2 और 3 तो आप पहले ही हटा देना। तो टोटल कितना हो गया अभी यहाँ पे, 10। अब रोटेशनल निकालना है तो आप 10 का कितना निकालोगे, एटलीस्ट 2/3, मतलब मिनिमम 2/3। अब एक और चीज है यहाँ पे, 10 का आपने मिनिमम 2/3 कितना निकाल लिया, 6.67 आ गया यहाँ पे। अब नॉर्मली हमें क्या दिख रहा है कि ठीक है इसको आप राउंड ऑफ कर दोगे 7, लेकिन अगर ये 6.20 होता ना, तभी भी आप इसको 7 ही करते, 6 नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट। तो आप नेक्स्ट नंबर पे ही राउंड ऑफ करोगे, आप प्रीवियस नंबर पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये 7 होगा। अभी 7 का हम क्या निकालेंगे, 1/3। 1/3 में एटलीस्ट नहीं है, तो जब अपन नॉर्मल मैथ्स लगाते हैं कि 5 के बाद वाला है तो नेक्स्ट नंबर, 5 के ऊपर वाला है तो फिर प्रीसीडिंग नंबर आ जाएगा। तो 2.33 है, इसीलिए कितने रिटायर हो रहे हैं, 2.67 होता तो कितने रिटायर हो जाते, 3। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रख लेनी है। अच्छा अब एक बात बताओ, सो फॉर एग्जाम्पल अपना रोटेशनल जो था, रोटेशनल की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है। इसमें से हमें निकालना कितनों को है, 2 को निकालना है। तो 7 में से कौन से 2, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले निकालो, जो बाद में आया वो बाद में जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे 2 पहले आए होंगे वो, मान लो कि सबके सब सेम डेट पे अपॉइंटेड हो, कि एक ही दिन एजीएम हुई, हमने सबको अपॉइंट कर दिया, सेम डेट पे अपॉइंटेड है, तो फिर या तो आप डिसाइड कर लो बाय म्यूचुअल कंसेंट, वो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो आप डिसाइड कर लो बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब चिट्ठी विट्ठी निकाल के इस तरीके से आप डिसाइड कर लो। चलो अच्छा अब क्या हमने, एक सेकेंड, क्या हमने जिन भी डायरेक्टर्स को यहाँ पे रिटायर करवाया, क्या आप उनका वापस से रीअपॉइंटमेंट भी करवा सकते हो क्या, मीटिंग में बिल्कुल करवा सकते हो। मान लो कि हमने वो 2 को निकाला, उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो मेंबर्स को अच्छी लगती थी, तो क्या हम उनका वापस से रीअपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, रीअपॉइंटमेंट भी उनका
हो सकता है। तो रीअपॉइंटमेंट अलाउड है किसका, रिटायरिंग का। अच्छा, ये भी हो सकता है कि उनको रीअपॉइंट करो, और ये भी हो सकता है कि उनके अलावा आप किसी और को क्या कर दो, अपॉइंट कर लो। तो वो जो भी है वो यहाँ पे मेंबर्स देख लेंगे। लेकिन मान लो कि मीटिंग में ना तो किसी और का अपॉइंटमेंट हुआ ना उनका रीअपॉइंटमेंट हो, तो मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी। जैसे ही मीटिंग एडजर्न हो गई, अब एडजर्न मीटिंग में आप किसी और को अपॉइंट करो या उसको रीअपॉइंट कर दो, वो भी नहीं हुआ, मतलब एडजर्न मीटिंग में भी पोजीशन फिल नहीं कर पाए, फिर जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रीअपॉइंटेड हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको रीअपॉइंटेड मान लोगे अगर एडजर्न मीटिंग में भी आप वैकेंसी फिल नहीं कर पाए। लेकिन कब कब ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा, मान लो वो डायरेक्टर इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, मतलब उसने अपनी क्या शो कर दी, अनविलिंगनेस शो कर दी कि मुझे तो रहना ही नहीं है कंपनी में। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, वो डिस्क्वालिफाइड हो गया अगर, तो भी वो कंपनी में नहीं रह पाएगा। इसके अलावा क्या बोला कि हमने एक्ट के थ्रू बोल दिया या हमने वैसे बोल दिया कि हम जो अपॉइंटमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, सेपरेट रेजोल्यूशन में। तो देखो क्या होता है, एक्ट का सेक्शन क्या बोलता है कि आप हर एक डायरेक्टर को अलग अलग रेजोल्यूशन से अपॉइंट करो। मतलब अगर मान लो 3 का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो तीनों का अपॉइंटमेंट सेम रेजोल्यूशन से होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर हमने तीनों का अपॉइंटमेंट सेम रेजोल्यूशन से कर दिया तो वो एक्ट का नॉन कंप्लायंस हो गया, तो भी फिर अपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। अच्छा, रेजोल्यूशन हमने करवाया कि हम इसको अपॉइंट करें या नहीं करें, और हम वो रेजोल्यूशन हार गए, मतलब रेजोल्यूशन में नो आंसर आ गया। और इसके अलावा क्या बोला कि अलग से बोल दिया गया कि नहीं, प्रॉपर रेजोल्यूशन पास होगा और उसी रेजोल्यूशन से हम अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट को डिक्लेयर करेंगे। और फिर क्या बोला कि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता गवर्नमेंट एंड सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, अभी जो हमने ये बात की थी कि अगर आप 3 डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो तीनों के लिए आप अलग अलग रेजोल्यूशन पास करोगे, एक रेजोल्यूशन पास नहीं करोगे। अभी ये वही सेम सेक्शन यहाँ पे वापस से आया है। चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। देखो क्या है, जो रिटायरिंग थे अभी हमने पढ़ा कि ठीक है आप उनका रिअपॉइंटमेंट वापस से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई और रैंडम पर्सन जो अभी तक कंपनी में डायरेक्टर नहीं था, अभी वो चाहता है कि मैं आऊं और कंपनी में डायरेक्टर बनूं, तो क्या वो कर सकता है ये काम, बिल्कुल कर सकता है। मतलब कोई भी पब्लिक का पर्सन अप्लाई कर सकता है कंपनी में, क्या बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए। अगर वो ये काम करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, है ना, 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए डिपॉजिट दो, देखो फिर रेजोल्यूशन वगैरह होंगे, रेजोल्यूशन में आप जीत गए ना अगर, तब डायरेक्टर बन गए, तो आपको वो 1 लाख रुपीज रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप हार जाते हो तो 1 लाख रुपीज आपको रिफंड नहीं होंगे। तो आपको एप्लीकेशन लगाना है कंपनी को 14 डेज पहले, और उसके बाद में कंपनी जो है वो नोटिस देगी मेंबर्स को 7 दिन पहले। ठीक है, वही है, अगर आप हार गए तो ठीक है, नहीं हारे तो फिर आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। और इवन एक और कंडीशन है, आप मान लो हार गए लेकिन आपको कम से कम कितने वोट आ गए थे, 25% और मोर आपके फेवर में, तो 25% भी कम थोड़ी है, 25% वोट भी बहुत है। तो इतने भी वोट्स आ गए ना अगर आपके लिए, तब भी आपको आपका 1 लाख रुपए का रिफंड मिल जाएगा, अदरवाइज रिफंड नहीं मिलेगा। फिर क्या बोला, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और ऐसा कोई डायरेक्टर जिसको बोर्ड या एनआरसी मतलब नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी ने अपॉइंट करा है या रिकमेंड करा है, उसके लिए 1 लाख का डिपॉजिट रखने की जरूरत नहीं। चलो, इसके बाद में हम आते हैं अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 163। अब इसका हमने क्लास में पूरा एक प्रोसेस डिस्कस किया था कि किस किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है। तो यहाँ पे जो आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो, अब जैसे वो यहाँ पे पर्सन है तो जैसे लिस्ट है, फिर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट करेगी कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रहे हो, सेकंड प्रेफरेंस आप किसको दे रहे हो, उस अकॉर्डिंग ये वोटिंग होती है। तो यानी बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मेजोरिटी है तो नॉर्मली जो मेजोरिटी चाह रहे हैं उनका डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा, जो माइनॉरिटी चाह रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनका डायरेक्टर अपॉइंट हो, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो उनको पर्सन अच्छा लगता है वो अपॉइंट हो, तो उसके लिए कंपनीज एक्ट में कंसेप्ट है, क्या है, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके लिए पूरी एक क्लास लगती है एग्जाम्पल को समझाने में, यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप याद रखो कि माइनॉरिटी जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में आ पाए, उसके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल करवाया जाता है। अब अगेन ये नॉन मैंडेटरी है, आर्टिकल्स में लिख दिया कि हमें करना है तो आप ये कर सकते हो। और अगर हमने ये प्रिंसिपल ऑप्ट किया तो कितना बोला, मिनिमम
2/3 जो है वो किसी थ्रू अपॉइंट हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपॉइंट हो जाएंगे। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, तो वो जो हम प्रोसेस पूरा क्लास में समझते हैं वो यही है, या तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से हो जाएगा, या फिर क्यूमुलेट, मतलब वोट्स को आप क्यूमुलेट कर देते हो। जो अपने वो प्रेफरेंस वाली बात करी वो इसमें आ जाता है, और वोट्स को क्यूमुलेट कर देते हो उसका यहाँ पे आ जाता है। तो एग्जाम्पल में भी इतना ध्यान मत देना, नॉर्मल तुम ये परसेंटेज वगैरह याद कर लो। और अगर हमने ऐसा कोई अपॉइंटमेंट किया है तो वो अपॉइंटमेंट कितने टाइम तक वैलिड रहेगा? अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगा फॉर अप टू 3 years। और अगर कोई वैकेंसी आ जाती है तो जैसे नॉर्मली बोर्ड फिल करता है उस टाइप से वो वैकेंसी क्या हो जाएगी? फिल हो जाएगी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपना क्या है, अगर अपॉइंटमेंट हम करते हैं, ट्राइब्यूनल करता है अपॉइंटमेंट, अगर देखो अपना एक चैप्टर भी है यहाँ पे और शॉर्ट में कंसेप्ट भी है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट करके, ठीक है। तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अगर हो रहा है तो इस केस में जो मेंबर्स है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ मेंबर्स एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और वहां पे अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, जो डायरेक्टर्स डिफॉल्टिंग है उनको निकाल सकता है और उनकी प्लेस पे किसी और डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करवा सकता है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 164। 164 किससे डील करता है? डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर। यानी अगर एक डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल कर जाता है, क्या वो एलिजिबल है डायरेक्टर बनने के या कंटिन्यू करने के? बिल्कुल नहीं। पहली बात क्या है? अनसाउंड माइंड का है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा क्या हो गया? इंसॉल्वेंट, या तो हमने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया या प्रोसेस चल रहा है अभी कि वो इंसॉल्वेंट की प्रोसीडिंग चल रही है, दोनों ही केस में वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। तो इसके अलावा उसने कोई भी ऑफेंस करा है, मॉरल टर्पिट्यूड या अदरवाइज, और कोर्ट ने उसको सजा सुनाई है, कन्विक्ट किया है, कितने महीने के लिए? 6 months या उससे ज्यादा। तो फिर वो अगले 5 सालों के लिए, जब भी वो रिलीज होता है, अगले 5 years के लिए वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। 5 साल के बाद वो अलाउड है, लेकिन अगर उसको सजा होती है वो 7 years या मोर की होती है तो परमानेंटली क्या हो जाता है? डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। इसके बाद क्या बोला है? अगर किसी कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया हो कि हम उसको क्या कर रहे हैं? डिस्क्वालिफाइड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने कंपनी के शेयर्स परचेज किए और उस पर कॉल मनी पे नहीं किया, ड्यू डेट के 6 महीने हो गए, अभी भी आप कॉल मनी पे नहीं कर रहे हो, तब भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? तब भी आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अगर आपने कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, 188 सेक्शन का नॉन कंप्लायंस किया, तो नॉन कंप्लायंस करने के अगले 5 सालों तक आप एलिजिबल नहीं हो टू बिकम डायरेक्टर। ये हमने बिगिनिंग में ही बात की थी। अगर आपके पास दिन नहीं है तब भी आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। और इसके अलावा अगर आपने सेक्शन 165 नहीं माना, इसमें क्या गिवन है आपको कि आप मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, तो आपको याद होगा, हम पढ़ेंगे भी इसको बेसिकली वैसे, कि आप 20 कंपनी से बन सकते हो जिसमें से मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज है। तो अगर आपने यहाँ पे कोई नॉन कंप्लायंस कर दिया तो भी आप क्या हो जाते हो? डिस्क्वालिफाइड। तो ये जो अपना हमने पूरे ये आई तक के पॉइंट्स पढ़े, ये 164 सबसेक्शन 1 है। अभी हम पढ़ रहे हैं 164 सबसेक्शन 2। यहाँ पे बेसिकली जिस कंपनी में आप हो वो कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, तो अल्टीमेटली डिफॉल्ट आपका है, तो आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। तो अगर आप ऐसी किसी कंपनी के डायरेक्टर हो जिस कंपनी ने क्या फाइल नहीं करे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे हैं, कितने सालों तक? पिछले 3 सालों तक कंटिन्यूअसली, तो भी आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। या फिर ऐसी कंपनी है जिसने डिपॉजिट का पेमेंट नहीं किया, उसके इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, डिबेंचर रिडीम नहीं करे, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद पेमेंट नहीं किया, और ये जो भी फेलियर है, ये फेलियर कंटिन्यू चला कितने सालों तक? फॉर 1 year और मोर, ठीक है, तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे वहां पे। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है कि जो भी आपका जो डायरेक्टर है डिस्क्वालिफाइड हो रहा है, तो अब वो किसी भी दूसरी कंपनी में अपॉइंट हो सकता है क्या? बिल्कुल भी अपॉइंट नहीं हो सकता। और क्या आप इसी कंपनी में वापस से रीअपॉइंट हो सकते हो क्या? रीअपॉइंटमेंट भी आपका वापस से नहीं हो सकता है। अच्छा, कोई डायरेक्टर आया नया नया, तो अगर वो नया नया आया है, आप नया नया बॉम्ब फोड़ रहे हो कि अभी वो आया है लेट्स से 10 दिन पहले, और कंपनी तो डिफॉल्टिंग निकली और 10 दिन में हमने उसको क्या बोल दिया? आप डिस्क्वालिफाइड हो बिकॉज कंपनी डिफॉल्ट कर रही है। नहीं, कोई डायरेक्टर अगर नया नया आया है तो वो स्टार्टिंग के 6 महीने तक डिस्क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। तो ये अपना हो गया यहाँ पे सेक्शन 164 2। और अभी 164 3 में क्या बोला है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है
तो वो अपने आर्टिकल्स में अलग से भी डिस्क्वालिफिकेशन ऐड कर सकती है इन एडिशन टू द अबव। अब आएगा अपना नेक्स्ट सेक्शन विच इज व्हाट 167। ये अपना क्या है, वेकेशन। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है, अपना नेक्स्ट सेक्शन क्या है, यहाँ पे सेक्शन 167। सेक्शन 167 किससे रिलेट कर रहा है, वेकेशन ऑफ ऑफिस। अच्छा, वेकेशन का मतलब छुट्टी वुट्टी मनाने गए हैं क्या। वेकेशन यहाँ पे क्या है कि आपकी जो पोजीशन है वो आपको छोड़नी होगी, आपको अपनी पोस्ट वेकेट करनी होगी। तो वो किस किस सिचुएशन में हो रहा है वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट क्या बोला है, डिस्क्वालिफिकेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल कर जाते हो तो आपको अपनी पोजीशन वेकेट करनी पड़ेगी। अच्छा, कौन सी कंपनी में, जिस कंपनी में आपने उल्टे काम किए हैं उसमें करनी पड़ेगी क्या। एक चीज सुनो, यहाँ पे देखो क्या बोला। फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्टर है मिस्टर ए और अपनी कंपनी है एबीसी। अब यहाँ पे अभी आपको याद होगा कि अपन ने जो डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी है 164(2) वाली, जिसमें कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, ठीक है, किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न में। और इसके अलावा एक और डिफॉल्ट क्या थी, वो डिबेंचर, डिपॉजिट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये सब चीजें। मान लो कंपनी है एबीसी और कंपनी ने ये डिफॉल्ट कर दिया, करेक्ट। अब कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो हमने क्या बोला कि डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है। और अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको अपनी पोजीशन भी, जैसे लेट्स से एक डायरेक्टर है यहाँ पे मिस्टर ए, उसको अपनी पोजीशन भी वेकेट करनी होगी। तो आप सुनो, पोजीशन उसको वेकेट किससे करनी होगी, इस वाली कंपनी से। अभी वेकेट करेगा क्या, नहीं। मान लो जो ए है वो इस वाली कंपनी में भी डायरेक्टर है और पीक्यूआर में भी है और एक्सवाईजी में भी है। तो अभी डिस्क्वालिफाइड तो वो हो गया, लेकिन वो पोजीशन वेकेट कहाँ से करेगा, पीक्यूआर से करेगा और कहाँ से करेगा, एक्सवाईजी से करेगा, ठीक है। और वो यहाँ पे जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ उससे अभी पोजीशन वेकेट नहीं करेगा, क्योंकि अभी डिफॉल्ट हुआ है ना। अभी यहाँ पे इंक्वायरी वगैरह होगा, इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी हो सकता है, मान लो फ्रॉड के केसेस भी हो, पेनल्टी वगैरह भी आएगी। और आप तो वेकेट करके भाग गए, फिर आपको कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो अभी जिस कंपनी में डिफॉल्ट है उससे वेकेट नहीं करनी है, उस कंपनी में आप रीअपॉइंटेड नहीं हो सकते हो। हमने जो ऊपर वर्ड पढ़ा था, आप लैंग्वेज पढ़ना वापस से, डिस्क्वालिफिकेशन में क्या था, किसी और कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते और किसी और जो एग्जिस्टिंग कंपनी उस पर रीअपॉइंट नहीं हो सकते हो। लेकिन उस टाइम पे वेकेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। ये जो अपन ने एग्जाम्पल लिया है वही एग्जाम्पल है अभी।
अभी आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा, बोर्ड मीटिंग्स हो रही है, पूरे साल में जितनी बोर्ड मीटिंग्स हुई है आपने सबसे छुट्टी मारी है, मतलब एक भी बोर्ड मीटिंग आपने साल में अटेंड नहीं करी है, चाहे आपने लीव ऑफ एब्सेंस दी है चाहे आपने लीव ऑफ एब्सेंस नहीं दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा क्या बोला, सेक्शन 184। 184 क्या है, आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो, आपको इंटरेस्ट है तो वो आपको डिस्क्लोज करना होता है, और जो ट्रांजैक्शन है आप उसमें पार्टिसिपेट वगैरह भी नहीं कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोला आपने, सेक्शन 184 का नॉन कंप्लायंस अगर कर दिया या डिस्क्लोजर नहीं दिया तो भी आप क्या हो जाओगे, यहाँ पे वेकेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि आप उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफाइड हो, तब भी आपको वेकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वही सेम पॉइंट है, कन्विक्ट हुए आप 6 महीने या उससे ज्यादा तो भी आपको अपनी पोजीशन क्या करनी होगी, वेकेट करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे आप डिस्क्वालिफिकेशन में तो फॉल कर गए, लेकिन वेकेट आप कब तक नहीं करोगे, देखो आपको कोर्ट ने बोल दिया या आपके ऊपर ऑफेंस आ गया, अब हमारे पास में हमेशा एक राइट होता है अपील करने का, तो आपके पास अपील करने का राइट है हायर कोर्ट में, फिर और हायर कोर्ट में, तो आपको अपील करने का ये ड्यूरेशन गिवन है। तो जब तक आपके पास अपील करने का टाइम पीरियड है तब तक पोजीशन वेकेट नहीं होगी, जब फाइनल अपील का ऑर्डर आ गया वहां पे बोलते डिस्क्वालिफाइड हो तभी आपको पोजीशन आपकी वेकेट करनी होगी। तो टाइम लाइन्स गिवन है कि कितने टाइम तक आप अपील वगैरह फाइल कर सकते हो, तब तक वेकेट नहीं होगी। नेक्स्ट क्या बोला है, अगर हमने डायरेक्टर का क्या किया, रिमूवल किया, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे, रिमूवल ही कर दिया मेंबर्स ने, तब तो आपको वेकेट करनी ही पड़ेगी। इसके बाद हमने उसका अपॉइंटमेंट जो है अपनी कंपनी में वो क्यों किया था, बिकॉज वो हमारी होल्डिंग कंपनी में या हमारी सब्सिडरी कंपनी में कुछ पोजीशन होल्ड कर रहा था, तो वहां पे पोजीशन होल्ड कर रहा है उसकी वजह से हमने उसको यहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया था। अब वहां पे पोजीशन चली गई तो यहाँ पर भी आपकी पोजीशन आपको वेकेट करनी होगी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, रेजिग्नेशन। क्या एक डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है, बिल्कुल, कंपनी को नोटिस दे दो, फिर वो कंपनी जो है वो फर्दर DIR 12 में नोटिस किसको दे देगी, ROC को, और आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिजाइन कर सकते हो। अच्छा, पहले ये था कि डायरेक्टर को नोटिस ROC को भी खुद से देना है DIR 11 में, पर अभी DIR 11 ऑप्शनल कर दिया है, DIR 12 आप जो है वो कंपनी खुद ही फाइल कर देगी। डायरेक्टर को किसको बताना है बस कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, कंपनी को बताना है, ROC को अलग से बताने की जरूरत नहीं है, बताना है तो बता दो, ऑप्शनल है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट अपना क्या है, रिमूवल। अच्छा, आप रिमूवल के लिए अगर आपको याद हो तो कल जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे जनरल मीटिंग वाला, तो वहां पर भी आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्पेशल नोटिस, सेक्शन 115। स्पेशल नोटिस में याद है क्या, 4 पॉइंट्स मैंने बताए थे, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और उससे पहले क्या था, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, तब डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो और उसकी प्लेस पे किसी और को अपॉइंट कर सकते हो, सेम था ऑडिटर के केस में। तो यहाँ पे ये वही, अगर एक कंपनी के मेंबर्स क्या चाहते हैं कि हम किसी डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं मीटिंग में, तो क्या वो यहाँ पे नोटिस दे सकते हैं, बिल्कुल। तो आपको स्पेशल नोटिस देना होगा, ये वही स्पेशल नोटिस है जो हम कल पढ़कर आए हैं जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में। तो वो स्पेशल नोटिस आप कंपनी को, तो वही 14 डेज का नोटिस है, 7 डेज पहले कंपनी जो नोटिस है वो किसको दे देगी, मेंबर्स को दे देगी, और फिर इसको हम क्या देंगे, एक राइट देंगे कि आप रिप्रेजेंटेशन दो, फिर वो रिप्रेजेंटेशन देगा कि मुझे मत निकालो या ये रीजनिंग है वट एवर, वो रिप्रेजेंटेशन कंपनी मेंबर्स को बताएगी, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स चेक करेंगे, मीटिंग में उसको बोलने का मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसके बाद डिसाइड कर लो कि उसको निकालना है या उसको रखना है। उसको निकाल दिया तो उसकी पोजीशन वेकेंट हो जाएगी, पोजीशन वेकेंट हो गई तो आप उसके प्लेस पे किसी और को अपॉइंट भी कर सकते हो, ठीक है। सेम मीटिंग में नहीं किया तो फिर वो कैजुअल वैकेंसी मान के बोर्ड अपॉइंट कर लेगा। चलो, अच्छा, अब एक टॉपिक है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय NCLT। अच्छा, आपको याद होगा अभी हमने बात की थी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, उस केस में कोई डायरेक्टर डिफॉल्ट पे है तो ट्राइब्यूनल उसको रिमूव भी कर सकता है और उसके प्लेस पे किसी नए को अपॉइंट भी कर सकता है। अपॉइंटमेंट पहले आ गया था, रिमूवल अपना अभी आ गया। अभी नेक्स्ट है ड्यूटीज। बेसिक ड्यूटीज है, आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक्ट करो, गुड फेथ में एक्ट करो, ड्यू केयर स्किल डिलीजेंस के अकॉर्डिंग एक्ट करना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए, अनड्यू गेन नहीं होना चाहिए, और अपना ऑफिस किसी और को असाइन नहीं करना है, मतलब किसी और को ट्रांसफर कर दे कि तुम मेरी प्लेस में डायरेक्टर बन जाओ, वो सब कुछ अलाउड नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, डिम।
डिन अपना क्या है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है। अच्छा, डिन सिर्फ उनको ही मिलेगा जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं। ऐसे आप फालतू में अप्लाई करके डिन नहीं रख सकते हो। आप डायरेक्टर हो तो ही आपको डिन मिलेगा। डिन मैंडेटरी है। डिन लेने के लिए आपको अगेन अप्लाई करना पड़ेगा एमसी की वेबसाइट पे। तो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ, आईडी वगैरह, प्रूफ वगैरह सब कुछ लगाओ, साइन वाइन करो, और वहां पे उसके बाद में एमसी की वेबसाइट पे सब कुछ चेकिंग की जाएगी। सब कुछ ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगा, अप्रूवल देके आपको आपका डिन नंबर मिल जाएगा। जैसे आपको डिन मिलेगा वैसे ही आप जो कंपनी है जिसमें आप डायरेक्टर बनते हो उस कंपनी को आप इंटीमेट कर दोगे कि ये हमारा डिन नंबर है। अच्छा, डिन नंबर ऐसे नहीं है कि आप 20 कंपनी के डायरेक्टर तो आपको 20 डिन नंबर मिलेंगे, नहीं। डिन नंबर आपका एक ही चलेगा, ठीक है। तो ये जो भी अपन ने पूरा प्रोसेस है ये आपको पूरा प्रोसेस गिवन है। इसके बाद में एक टॉपिक है अपना DIR3 KYC। देखो क्या होता है, आपको डिन वगैरह सब कुछ मिल तो गया, लेकिन आपको हर साल क्या करना है, अपना केवाईसी करवाने, कोई डिटेल्स वगैरह चेंज तो नहीं हुए, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। तो केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर नो योर क्लाइंट, ठीक है। तो आपको DIR3 KYC करवानी है। तो जिस भी पर्सन के पास 31 मार्च किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड पे डिन है, उसको क्या करना है, जो नेक्स्ट ईयर है उसके 30 सितंबर तक, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 31 मार्च 2023 में इस डेट पे डिन है, तो ये ईयर खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया। तो मुझे 30 सितंबर 2023 इस डेट तक DIR3 KYC करवा लेनी है, ठीक है। तो जो भी आप एमसी की वेबसाइट पे जाओगे, कोई फीस वीस नहीं है, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है, इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी है फिल कर लो। तो एक बार आपने DIR3 KYC करवा दी, उसके बाद में आपकी जो डिटेल्स है वो वहाँ पे फिल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में आप जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर फिल करोगे तो पूरा डिटेल वापस फिल नहीं करना है। अभी आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, DIR3 KYC वेब। अब क्या फिल करोगे, DIR3 KYC वेब। केवाईसी वेब में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, डिन नंबर लिख के जो भी आपका एक ओटीपी भेजेगा, तो जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे, फोन नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। जस्ट आपको वो ओटीपी डालना है। ओटीपी डालते हुए डिटेल्स वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी, और आप क्लिक कर दो। मतलब वही है ना, इन्फॉर्मेशन बार बार आपको फिल करनी नहीं पड़ेगी। तो एक बार DIR3 के वैसे फिल कर दो, अगले साल ऑनवर्ड्स आप बस ओटीपी आपको डालना है, तो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव्ड होती है, वो चेक कर लो। पर आपको अपडेट करना है। मान लो आपका एड्रेस चेंज हो गया, ईमेल चेंज हो गया, वट चेंजेस हो गए, तो फिर वेब मत फाइल करो, फिर आपको क्या ही फाइल करना पड़ेगा, DIR3 KYC ही फाइल करना पड़ेगा। चलो, एंड विद दिस अपना जो चैप्टर 14 था डायरेक्टर्स वाला, वो चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। अभी हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना रहेगा चैप्टर नंबर 15। चैप्टर 15 अपना कौन सा है, बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड पावर्स।
ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड पावर्स, बेसिकली यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि कितने कितने डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं अपने बोर्ड में और उनके क्या क्या पावर्स हैं। ठीक है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं बिगिनिंग से ही। एक बार आप देख लेना कि मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं। 15, मैक्सिमम आप कैसे बढ़ा सकते हो, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, इसके अलावा सेक्शन 8 कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी है तो 15 को वैसे ही बढ़ा सकती है, मतलब एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट उनको नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें एज पर रेगुलेशन 17 ऑफ सेबी एलओडीआर, तो क्या बोला कि टॉप 1000 कहाँ से 1 अप्रैल 2019 और टॉप 2000 कब से 1 अप्रैल 2020, इनको कितने रखने पड़ेंगे, मिनिमम 6। तो अगर लिस्टेड है और आप 1000 या 2000 में आ रहे हो तो फिर वो 1 2 3 वाली रिक्वायरमेंट नहीं, 6 की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे तो वो पब्लिक के लिए है, पब्लिक में 3 होता है, पब्लिक अगर लिस्टेड बन जाती है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 6 वाली रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा क्या बोला, जो प्रोड्यूसर कंपनी है, प्रोड्यूसर कंपनी में मिनिमम कितने चाहिए, हमें 5 डायरेक्टर्स चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एज पर एलओडीआर, तो अगर अपनी कंपनी कैसी है, लिस्टेड कंपनी है, तो क्या बोला, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो पार्ट टाइम वाले हैं वो कितने होने चाहिए, मिनिमम 50% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होने चाहिए। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो कितने चाहिए, वो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं लास्ट चैप्टर में, तो वहां से हमें रेफर करना है। तो इसके अलावा क्या बोला, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है और उसमें एसआर इक्विटी शेयर मतलब स्पेशल राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स हैं, तो उस केस में कम से कम कितने होने चाहिए, हाफ ऑफ बीओडी शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर क्या बोला, जो आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनकी मैक्सिमम एज कितनी होगी, 75 ईयर्स, लेकिन आप एसआर पास करके उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। ये हमने लाइन पहले वाला चैप्टर में ही पढ़ लिया है। सारे एनईडी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं क्या, नहीं होते हैं, पर क्या सारे इंडिपेंडेंट एनईडी होते हैं, ऑफ कोर्स। अच्छा, इसके बाद में सेक्शन नंबर 165, ये भी अपन ने भी डिस्कस किया था कि अगर एक पर्सन है और उसको डायरेक्टर बनना है तो मैक्सिमम 20 कंपनीज हैं, जिसमें से पब्लिक कंपनीज ओनली कितनी अलाउड हैं, पब्लिक कंपनीज ओनली मैक्सिमम 10 ही अलाउड है। इसके अलावा क्या बोला है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट, मतलब इनको आपको लिमिट में काउंट नहीं करना है, इनके आप बन जाओ तब भी आप लिमिट में काउंट नहीं होंगे। ओके, अच्छा, इसके अलावा ये तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग था। अब एलओडीआर के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि लिस्टेड अगर एंटिटीज है और अगर एक पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो एक टाइम पे कितनी की बन सकता है, नॉट मोर देन 8 लिस्टेड एंटिटीज। यानी लिस्टेड एंटिटीज में अगर डायरेक्टर बनना है तो 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 8 लिस्टेड एंटिटीज की लिमिट है। ठीक है, और इसके अलावा क्या बोला, 1 अप्रैल 20 से वो 8 को और कम कर दिया, कितना कर दिया, मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज। और अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है तो इंडिपेंडेंट में कितना बोल दिया, मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज। और फिर क्या बोला कि अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो किसी कंपनी में और किसी और कंपनी में क्या हो, होल टाइम और एमडी हो, तो फिर आप दोनों में हो और अलग अलग कैपेसिटी में हो, तो फिर आप कितने में बन सकते हो, सिर्फ 3 लिस्टेड में ही आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। चलो, अभी कमिटीज, अपनी बोर्ड कमिटीज होती हैं। बोर्ड कमिटीज में कौन कौन से आती है, ऑडिट कमेटी, एनआरसी, एसआरसी, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, सीएसआर कमेटी। कमिटीज बेसिकली क्या होती हैं, कमिटीज क्या होती है, बोर्ड ही जो होते हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स ही होते हैं, उन अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, अलग अलग ग्रुप्स वो फॉर्म कर लेते हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज, अलग अलग मैटर्स के रिगार्डिंग, जिससे क्या हो कि पूरा का पूरा बर्डन अकेले बोर्ड पे नहीं आए और एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग वर्क भी क्या हो पाए, मैनेज हो पाए। तो क्या बोला, अगर आप कमिटी के मेंबर बनना चाहते हो तो मैक्सिमम कितनी कमिटीज दे दी हमें यहाँ पे, 10 कमिटी दे दी। और चेयरपर्सन बनना चाहते हो तो कितना बोल दिया, 5 कमिटीज की हमें दे दी। ये सब लर्न करने वाली चीजें हैं। अब आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वही जो अभी अपन ने बात की, बोर्ड कमिटीज। अब देखो, कंपनीज एक्ट और एलओडीआर, हमें दोनों के अकॉर्डिंग देखनी है अपनी बोर्ड कमिटीज। तो 3 तो दोनों में सेम है, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, और तीसरी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। ये तीनों में सेम है, लेकिन जो फोर्थ कमेटी है कंपनीज एक्ट में कौन सी है, सीएसआर कमेटी, और वहां पे एलओडीआर में कौन सी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। अब आ जाओ सबसे पहले,
ऑडिट कमेटी। अगर हम बात करें ऑडिट कमेटी की, तो किन किन कंपनीज को ऑडिट कमेटी फॉर्म करना मैंडेटरी है? अच्छा, अभी अगर आपको याद हो तो हमने लिमिट्स पढ़ी थी किसकी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सेम टू सेम लिमिट्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, और सेम ही लिमिट्स एप्लीकेबल है कहाँ पे, एनआरसी, नॉमिनेशन एंड नॉमिनेशन कमेटी में। तीनों की लिमिट एकदम सेम है, देख लो सारी लिस्टेड। देन पब्लिक कंपनी जिनका कैपिटल कितना है, 10 और मोर, टर्नओवर कितना है इनका, 100 और मोर, और यहाँ पे बोरोइंग्स वगैरह कितनी है इनकी, एक्सीडिंग 50 करोड़। एकदम सेम लिमिट है जो अभी हम कहाँ पढ़कर आए हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में पढ़कर आए, और ये सेम लिमिट और कहाँ पर आएगी, एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, ठीक है। और एक्सेप्शन है, इनको नहीं बनानी, जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड और डॉर्मेंट का। अब यहाँ पे आपको देखो फंक्शंस गिवन है। अब देखो अगर हम ऑडिट कमेटी के फंक्शंस के बारे में बात करें तो हमें कुछ फंक्शंस गिवन है एज पर कंपनीज एक्ट, और कुछ फंक्शंस गिवन है एज पर एलओडीआर। एलओडीआर में फंक्शन थोड़े से ज्यादा है, सेम कंपनीज एक्ट में तो सारे फंक्शंस है ही ऑलरेडी इंक्लूडेड, और कुछ कुछ फंक्शंस और भी हैं। अब जैसे हम बात करें ऑडिट कमेटी, तो नाम में क्या आ रहा है, ऑडिट। तो इनका मेन काम क्या होता है, एक तो फाइनेंस का, ठीक है, मतलब फंड के रिगार्डिंग जो भी काम है, फाइनेंशियल जो भी काम है वो संभालेंगी, और ऑडिट के रिगार्डिंग जैसे अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है, इंडिपेंडेंस उनकी चेक करना। इसके अलावा क्या होता है, जैसे अपने इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट है, मनी हमने कैसे रेस किया, हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी का अच्छा है नहीं है, तो ऑडिट और फाइनेंस के रिगार्डिंग सारे के सारे फंक्शन। अगर हम बात करें एलओडीआर में, तो दो चार एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे अपना आ जाएगा यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, है ना, विसिल ब्लोअर, विजिल मैकेनिज्म, तो वो सब चीजें। तो एक बार ये फंक्शंस अपने एंड पे रीड कर लेना। कंपनीज एक्ट के सारे याद हो गए ना, तो एलओडीआर के आपको आधे तो वही सेम है, दो चार और हैं जो अपने टॉपिक्स अलग अलग पढ़ रखे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाओ टॉपिक है अपना विजिल मैकेनिज्म। अब देखो विजिल मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है और उसमें कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं। अब जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं उनको दिख जाता है ना कि अच्छा ये मेरा सुपीरियर है और ये फ्रॉड कर रहा है। अब वो पर्सन की इंटेग्रिटी जाग गई, क्या मुझे तो इसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। अब मान लो वो ऊपर हायर अथॉरिटी पे कंप्लेन करने के लिए गया, उसकी कंप्लेन को सुनता उससे पहले सुपीरियर को आइडिया हो गया कि अच्छा ये मेरी कंप्लेन करना चाह रहा है, तो उसने वो कुछ बोले या उसकी कंप्लेन पे कुछ एक्शन लिया जाए उससे पहले सुपीरियर ने उस एम्प्लॉय को बाहर निकलवा दिया। तो क्या चीज सही है, आप कंप्लेन कर रहे हो सही चीज के बारे में, और आपको सुपीरियर जो है वो आपको कंपनी से बाहर निकाल रहा है, डिमोशन कर दिया, तो आपके अगेंस्ट में ही हो गया ना वो। तो क्या फिर कभी भी कोई पर्सन इस तरीके से हिम्मत करके बोलेगा आपके अगेंस्ट में, नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे हमें एक सेफ मैकेनिज्म देना है कि अगर आपको कोई फ्रॉड वगैरह दिखता भी है तो आप बताओ, हम आपके अगेंस्ट में कुछ भी होने नहीं देंगे। मतलब ना आपको कंपनी से बाहर निकाला जाएगा, ना आपकी पोजीशन डिमोट की जाएगी, आपके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं होगा। इवन हम आपकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि अच्छा ये फ्रॉड की इंफॉर्मेशन हमें इस बंदे ने दी है। तो ये पूरे मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, विजिल मैकेनिज्म। और जो पर्सन एम्प्लॉय जो रिपोर्ट कर रहा है फ्रॉड वगैरह के बारे में, उस पर्सन को हम बोलते हैं विसल ब्लोअर, ठीक है। अब ये विजिल मैकेनिज्म बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एप्लीकेबिलिटी लिस्टेड पे तो आएगी। इसके अलावा क्या बोला, एवरी कंपनी जो पब्लिक से क्या एक्सेप्ट करती है, जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और इसके अलावा जो बैंक वगैरह से लोन वोन लेती है, कितनी वैल्यू का, एक्सेस ऑफ 50 CR, तो हमें उनकी विक्टिमाइजेशन को प्रोटेक्ट करना है। और इवन मान लो अगर बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस हैं, बहुत बड़ी मैटर हो गया, तो आप डायरेक्टली ऑडिट कमेटी के चेयरमैन के पास भी जा सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस आप उसको कर सकते हो। और इस मैकेनिज्म के जो भी डिटेल्स है आप कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी दोगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट अपना क्या है, अच्छा ऑडिट कमेटी जो है उसका सेक्शन नंबर आपको याद रखना है, सेक्शन 177 से स्टार्ट हो रहा है। और एलओडीआर का रेगुलेशन नंबर जो है हमारा, वो रेगुलेशन नंबर क्या रहेगा अपना 18, ठीक है। तो वहां पे 177 है और वहां पे क्या है 18। अभी इसका क्या आ जाएगा 178, और रेगुलेशन नंबर उसका क्या आ जाएगा यहाँ पे 90, ठीक है। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट अपना क्या है सेक्शन 178। और अभी अपन ने बात की थी कि जो एप्लीकेबिलिटी वगैरह है वो एकदम सेम टू सेम, ठीक है। तो वो यहाँ पे सेम रहेगी और एक्सेप्शंस भी एकदम
सेम रहेंगे और ये इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी और आईएफएससी पब्लिक कंपनी। अब अगर हम लोग बात करें एनआरसी का कॉम्पोजिशन कि यहाँ पे कौन कौन से लोग होते हैं, तब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी है एज वेल एज किसके अकॉर्डिंग है, एलओडीआर के अकॉर्डिंग भी है। तो अब यहाँ पे पूरी टेबल है, सेम ऐसी टेबल हमें कहाँ गिवन है, ऑडिट कमेटी में भी, कि मिनिमम कितने लोग चाहिए, चेयरमैन कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कितने चाहिए, नॉन इंडिपेंडेंट कितने चाहिए वहाँ पे, ठीक है, एसआर वाले शेयर्स है तो कितना चाहिए, चेयरमैन मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए या मीटिंग प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सब बेसिक बेसिक टेबल्स हैं, ये टेबल्स याद करने की ही है, तो एक बार आप इन दोनों टेबल्स को एक बार खुद से रीड कर देना। यहाँ पे बस बेसिकली गिवन है कॉम्पोजिशन के कितने लोग चाहिए, चेयरमैन क्या होना चाहिए, बेसिक बात है। अभी आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्या है अपना फंक्शंस ऑफ एनआरसी। देखो एनआरसी क्या है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन। मतलब यहाँ पे इसका मेन काम क्या है, कंपनी में कौन कौन सा पर्सन अपॉइंट होना चाहिए, किसको डायरेक्टर बनना चाहिए, नॉमिनेट करेंगे, ढूंढ के लाएंगे ना, पूरा प्रोसेस देखेंगे, फिर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कितना पेमेंट किसका बनना चाहिए, किसका प्रमोशन होना चाहिए, किसको डिग्रेड करना है, वो सारी चीजें पूरा का पूरा काम लगेगा किसका, एनआरसी का। ठीक है, तो क्या बोला, कॉम्पोजिशन रेम्यूनरेशन कैसे होनी चाहिए, रीजनेबल, परफॉर्मेंस और रेम्यूनरेशन के बीच का रिलेशनशिप चेक करो कि जितना काम है पेमेंट भी उसे अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, वो सब चीजें, और सेम ही एलओडीआर में भी है, ये आप देख लेना। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट अपना क्या है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है, ऐसी कमेटी जो क्यों बनी है, ताकि कंपनी के उसके स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहे। मान लो किसी को प्रॉब्लम है, अब आपके पास आपने कंपनी को बोला कि हमें प्रॉब्लम है, कोई आपकी बात ही नहीं सुन रहा, कंप्लेन कर दी, इग्नोर हो रही है, ठीक है, कोई बड़ा मैटर हो गया, तो ऐसे करके कंपनी की गुडविल और रेपुटेशन पे हार्म आ जाता है। क्या स्टेक होल्डर्स के सुनते तो हो नहीं आप, तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि अगर स्टेक होल्डर्स जो है वो एक ज्यादा वैल्यू में है, तो उस कंपनी को क्या फॉर्म करनी है, एक स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी फॉर्म करनी है। तो क्या बोला, कंपनी हैविंग मोर देन 1000, अब जो 1000 है वो क्या हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स भी हो सकते हैं, डिपॉजिट वाले भी हो सकते हैं, किसी भी टाइम पे एट फाइनेंशियल ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर उनको क्या फॉर्म करनी है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी फॉर्म करनी है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपको गिवन है कॉम्पोजिशन कि कौन कौन से लोग होंगे, चेयरमैन कौन होगा, ये एक बार आप रीड कर लेना। चलो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शन। यहाँ पे अपन ने बेसिक डिस्कस किया ही था, जो भी ग्रीवियंसेस वगैरह हैं वो ग्रीवियंसेस को आपको सॉल्व करना, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो सब कुछ आप सॉल्व करोगे, रिपोर्ट वगैरह उनको प्रॉपर मिली नहीं मिली, डिविडेंड प्रॉपरली मिला नहीं मिला, वो सारी जो कंप्लेंट्स है उसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपनी कौन सी, सीएसआर कमेटी, और इसके रिगार्डिंग जो हमें प्रोविजन गिवन है वो प्रोविजन हमें कहाँ पर गिवन है, कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर सबको याद करना है, सेक्शन क्या है यहाँ पे, 135। अच्छा, अब ये सीएसआर, सीएसआर क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो क्या होता है, कंपनी है, अगर एक कंपनी वर्क कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिसोर्सेज यूज कर रही है, वो रिसोर्सेज किसके यूज कर रही है, सोसाइटी के। अगर आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो तो इन टर्न आपकी भी कुछ क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करो, करेक्ट। तो आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बन रही है कि आप कुछ खर्चा करो। अब आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग तो वैसे भी छोड़ देंगे, कि छोड़ना कौन करेगा, बोलने की बात है। इसीलिए हमने क्या बोला, अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज हो ना, तो हम आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेंगे, मैंडेटरी करेंगे। इसका मतलब आपको वो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, किस किस के ऊपर ये एप्लीकेबल है, देखो। सबसे पहले तो क्या बोला, एवरी कंपनी, इसका मतलब सारी की सारी कंपनीज यहाँ पे आ जाएंगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक हो प्राइवेट हो कुछ भी हो, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। और हमें 3 लिमिट गिवन है, तीनों को याद करो, 5 करोड़, 500 करोड़ और 1000 करोड़। 5 करोड़ और मोर क्या है आपका नेट प्रॉफिट, 500 और मोर क्या है आपका नेट वर्थ। नॉर्मली पेड अप कैपिटल चलता है, यहाँ पे याद रखना पेड अप कैपिटल नहीं है, नेट वर्थ है। और लास्ट क्या है आपका 1000 करोड़ का टर्नओवर। इनमें से कोई भी लिमिट अगर आप एक्सीड करते हो तो आपके ऊपर सीएसआर की लाइबिलिटी आ जाती है।
तो आपके ऊपर सीएसआर की लायबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अब सीएसआर की लायबिलिटी कितनी होती है? पिछले 3 साल का प्रॉफिट आएगा, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या करो, एवरेज एवरेज करके जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को आपका 2%, जो भी एवरेज नेट प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसका 2% आपको क्या करना है, एक्सपेंस करना है। अब एक्सपेंस किसके ऊपर करना है? कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 7 गिवन है आपको, वहाँ पे एक्टिविटीज गिवन है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, पॉवर्टी इरेडिकेशन हो गया, इन्वायरमेंट के लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है, हेल्थ के लिए कुछ कर सकते हो, एजुकेशन के लिए कुछ कर सकते हो, ऐसे करके बहुत सारे सोशल एजेंडाज वहाँ पे गिवन है, शेड्यूल 7 में लिस्ट गिवन है बेसिकली पूरी। उनमें से जो भी आपको काम करना है सोसाइटी के लिए उसके ऊपर आप वो 2% का एक्सपेंस कर दो, मिनिमम 2% है, ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके ऊपर ये सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी आ रही है तो आपको क्या फॉर्म करनी पड़ेगी, एक सीएसआर कमेटी भी फॉर्म करनी पड़ेगी। क्या फॉर्म करना है आपको? एक सीएसआर कमेटी भी फॉर्म करनी है। एक सेकेंड। लेकिन क्या बोला है यहाँ पे, एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? अगर आपका जो ऑब्लिगेशन है वो ऑब्लिगेशन कौन सा वाला, वो 2% वाला, वो 2% का ऑब्लिगेशन अगर आपका कितना है, नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, नॉट एक्सीडिंग कितना, 50 लाख, अगर आपका इतना ऑब्लिगेशन है तो फिर मत बनाओ, क्योंकि इतना बहुत एक्सेस अमाउंट नहीं है तो बोर्ड ही नॉर्मली हैंडल कर लेगा। 50 लाख से एक्सीड कर रहा है तो आपको कंपल्सरीली क्या फॉर्म करनी पड़ेगी, सीएसआर कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी। अब क्या बोला कि इसमें कितने लोग होंगे, 3 or more डायरेक्टर्स, कम से कम एक डायरेक्टर क्या होगा यहाँ पे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। लेकिन अभी हमने क्या बोला कि ये हर कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर कंपनी में एप्लीकेबल है? जैसे प्राइवेट कंपनीज हो गई या अपनी ऐसी कंपनीज हो गई जो लिमिट में फॉल नहीं कर रही है, तो वहां पे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए ही नहीं। तब जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए ही नहीं तो क्या आप बस सीएसआर कमेटी के लिए उसको लेकर आओगे क्या? नहीं। तो अगर आपकी कंपनी विदाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो कमिटी भी बना लो आप विदाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अलग से बस कमिटी के लिए लाने की जरूरत आपको नहीं है। अच्छा, इसके अलावा प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में हम पढ़ते हैं मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए, 2 ही चाहिए। यहाँ पे कितने बोला, कमिटी में कितने चाहिए, 3 चाहिए। अब बस क्या कमिटी के लिए हम एक बढ़ाएं क्या? नहीं। अगर प्राइवेट कंपनी में आपके पास 2 ही है तो कमिटी में भी 2 ही है तो वो चल जाएंगे। चलो, अब हमें फंक्शंस गिवन है। अब फंक्शंस तो वही है कि जो सीएसआर कमेटी उसका क्या काम होगा, कितना एक्सपेंस करना है, कहाँ एक्सपेंस करना है। देखो, पहले प्रेफरेंस देते हो लोकल एरिया को, ठीक है, उसके बाद आप कहीं और जाके कर सकते हो, विद इन इंडिया ही करना है, इंडिया के बाहर मत कर लेना, ठीक है। देन एक्सपेंस कैसे करना है, क्या प्लानिंग होगी, किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, देन एग्जीक्यूशन कैसे हो गया, देन उसके बाद मॉनिटरिंग कैसे करनी है, तो ये सारी की सारी चीजें सीएसआर कमेटी को हैंडल करनी है। और फिर जो भी आपकी कमिटी वगैरह है उसकी डिटेल्स आपको बोर्ड रिपोर्ट में देनी है, एज वेल एज कंपनी की वेबसाइट पर भी देनी है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, ये कंपनीज एक्ट में कोई प्रोविजन इसका नहीं गिवन है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब अगर आप लिस्टेड कंपनी नहीं हो तो जो अपनी ऑडिट कमिटी है ना वही काम कर लेती है, कौन से, रिस्क मैनेजमेंट वाले। पर अगर आप एलओडीआर के अकॉर्डिंग फॉल करो, मतलब आप लिस्टेड एंटिटी हो, तो फिर आपको अलग से ये फॉर्म करनी पड़ेगी। और उसमें भी क्या बोला है, ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है, इट इज एप्लीकेबल टू टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज, उनके लिए मैंडेटरी आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म करनी है। अच्छा, अभी तक जितनी भी हम कमिटीज पढ़ रहे हैं उन सारी कमिटीज में मेंबर्स कौन होते हैं, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स ही तो इन्वॉल्व होते हैं वहां पे। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एक ऐसी कमेटी है जहां पे डायरेक्टर्स के अलावा नॉर्मल लोग भी, मतलब जैसे मान लो टॉप मैनेजमेंट के या सीनियर मैनेजमेंट के लोग हो गए, वो भी आ सकते हैं, कि बेसिकली यहाँ पे आपको नॉलेज चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो डायरेक्टर्स के अलावा भी कोई और पर्सन है जिसके पास रिस्क मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, तो आप उसको भी यहाँ पे मेंबर बना सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम 3 मेंबर्स, लेकिन मेजोरिटी कहाँ से होनी चाहिए, फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे मान लो अगर 3 लोग हैं तो 2 डायरेक्टर्स होंगे, एक आप किसी और को भी रख सकते हो, और एटलीस्ट 1 क्या होगा आपका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर क्या बोला, कंपनी में क्या है आउटस्टैंडिंग, स्पेशल राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स हैं, तो कितने चाहिए, एटलीस्ट
2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और क्या बोला, जो चेयरमैन होगा कमेटी का वो चेयरमैन बोर्ड का पर्सन ही होगा, मतलब चेयरमैन शुड बी अ डायरेक्टर ओनली। मीटिंग्स कितना बोला, एटलीस्ट 2 मीटिंग्स आपको करनी है। मीटिंग की कोरम कितनी बोली, 2 और 1/3 whichever इज हायर, और एटलीस्ट एक मेंबर किसका होना चाहिए, बोर्ड का होना चाहिए। और 2 मीटिंग से बीच का मैक्सिमम गैप कितना होगा, 180 डेज का होगा। तो ये सब कंटेंट अगेन याद करने का ही है चारों ही कमिटीज में। अब इसके फंक्शंस क्या है, नाम में क्या आ रहा है, रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट की रिगार्डिंग पॉलिसी बनाओगे, इंप्लीमेंट करोगे, रिस्क का आइडेंटिफिकेशन, रिस्क का मॉनिटरिंग, रिस्क का हैंडलिंग, रिस्क का असेसमेंट, वो सारे के सारे काम इसके यहाँ पे रहने वाले हैं। और इसके अलावा ये जितनी भी कमिटीज हैं ये सब तो मैंडेटरी थी ऊपर वाली। इसके अलावा आप कोई भी पर्पस के लिए कमेटी बना सकते हो, लाइक एथिक्स कमेटी, सीजी कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, रेगुलेटरी कंप्लायंस, इन्वेस्टमेंट, ये सारी अदरवाइज कमेटी क्या होती है, ऑप्शनल होती है। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, सेक्शन 179। सेक्शन 179 किसे रिलेट करता है, पावर्स ऑफ द बोर्ड। देखो नॉर्मली जो कंपनी की पावर्स है वही बोर्ड की पावर्स है, बिकॉज कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, और कंपनी को चला कौन रहा है, बोर्ड। तो जो पावर्स कंपनी की है वही पावर्स किसकी है, बोर्ड की। पर कंपनीज एक्ट में या एमओए में या आर्टिकल्स में अपन लिख सकते हैं कि बोर्ड कुछ कुछ पावर्स जो है वो पहले मेंबर से पूछेगा, अप्रूवल लेगा, यानी मेंबर रेजोल्यूशन पास करवाएगा, उसके बाद कर सकता है। जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो मेंबर्स के अप्रूवल से हो जाएंगी, बाकी जो नॉर्मल बेसिक सी चीजें हैं वो बोर्ड खुद ही बीआर पास करके कर लेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 179 सब सेक्शन 3। ये क्या बोलता है यहाँ पे कि जो बोर्ड है, कुछ अभी हम यहाँ पे पावर्स पढ़ने वाले हैं, वो वाली पावर जो बोर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकता है, अपनी बोर्ड मीटिंग में। यानी ये जो भी पावर्स हैं, ये पावर जो बोर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे ये काम करेगा, बोर्ड मीटिंग में, ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग में। अब बोर्ड मीटिंग में तो करते हैं, आप लोग बोलोगे कि और कहाँ करते हैं, तो अपना एक टॉपिक आएगा बोर्ड मीटिंग में, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, की मीटिंग नहीं हुई, हमने ऐसे सर्कुलेट कर दिया रेजोल्यूशन और डायरेक्टर्स ने अपना कंसेंट देके भिजवा दिया। तो इसका मतलब ये है कि मीटिंग बुलाकर करना है, ये वाले सारे काम आप सर्कुलेशन से कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग व्हाट, बोर्ड रेजोल्यूशन। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, क्या क्या चीजें हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला, टू मेक कॉल्स। ऑब्वियसली बात है, आपने शेयर्स इशू करे पब्लिक को, अब शेयर्स इशू करे हैं तो आप उसमें कॉल मनी भी रेस करोगे, तो कॉल्स मंगवाने की पावर किसके पास में रहेगी, बोर्ड के पास रहेगी। दूसरा क्या है, ऑथोराइज बायबैक। बायबैक हमने ऑलरेडी शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ लिया, जब कंपनी अपने शेयर्स वापस से खुद ही परचेज करती है। तीसरा, कोई भी सिक्योरिटीज को इशू करना, सिक्योरिटीज में सब आ जाएंगे, डिबेंचर्स भी आ जाएंगे, चाहे आप इंडिया में कर रहे हो तब भी, चाहे आप इंडिया के बाहर कर रहे हो तब भी, ठीक है। इसके बाद मनी बोरो करना, लोन वोन लेना। इसके बाद कंपनी के फंड्स को आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, वो भी आ जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावा कंपनी किसी और को लोन दे रही है, जो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह अपने होते हैं, तो ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी वगैरह, वो सब भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अभी अपन एक नोट पढ़ेंगे जो इन तीनों पॉइंट्स के कनेक्शन में है, तो अभी के लिए आप ध्यान रखना कि डी, ई और एफ का अपन एक नोट पढ़ने वाले हैं आगे। नेक्स्ट क्या आता है, टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट वगैरह, इन सब का अप्रूवल, अपन ने कल भी बात की थी कि पहले बोर्ड मीटिंग होती है और ये सब यहाँ पे अप्रूव किया जाता है, फिर ही मेंबर्स की मीटिंग में हम इस सबको प्रेजेंट करते, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट वगैरह वो सब आ जाएंगे। देन अगर कंपनी किसी और कंपनी के साथ मर्जर करना चाहती है, अमेलगमेशन करना चाहती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी बोर्ड का अप्रूवल चाहिए। टेक ओवर वगैरह अगर हमें करना है तो यहाँ पर भी प्रॉपर बोर्ड मीटिंग कॉल की जाएगी और अप्रूवल लिया जाएगा। अगर कंपनी क्या करना चाहती है, टू मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस मतलब पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन या डोनेशन देना चाहती है,
तब भी वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगर हमें बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपैंड करना है, तो भी अगेन मीटिंग बुला के बीआर पास करो। अपॉइंट और रिमूव की मैनेजरियल पर्सनल, और इसके अलावा अपॉइंट इंटरनल एंड सेक्रेटेरियल ऑडिटर। जितने भी सारे काम हैं ये सब काम कहाँ पर होंगे? बोर्ड मीटिंग में, प्रॉपरली ड्यूली कन्वीन्ड बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। सेक्शन क्या है? सेक्शन 179 सबसेक्शन 3। चलो, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो आपको याद होगा अभी हमने बात की थी कि डी ई और एफ, डी ई और एफ के लिए हमें एक नोट पढ़ना है। डी ई और एफ एक बार देख लो वापस से, कौन से थे? मनी वाले। क्या करना है? मनी बोरो करना, कहीं पे कंपनी के पैसे को इन्वेस्ट करना, या किसी और को लोन देना, गारंटी या फिर सिक्योरिटी देना। ये तीनों हो गए। ये तीनों के लिए क्या बोला है उस नोट में कि जो कंपनी मतलब बोर्ड, बोर्ड के पास, हमने अभी बात करी कि बोर्ड बोर्ड मीटिंग में सारे काम करेगा, पर ये तीन काम करने के लिए बोर्ड अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है। ये तीन काम करने के लिए बोर्ड अपनी पावर को क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकता है। ये हमने नोट में यहाँ पे लिखा है। और वो जो डेलीगेट कर सकता है वो किसको? कमिटीज को डेलीगेट कर सकता है, टू बोर्ड कमिटीज। एमडी को डेलीगेट कर सकता है, कंपनी के मैनेजर को भी डेलीगेट कर सकता है, और जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, मतलब डी और एफ, ये तीन काम बोर्ड डेलीगेट कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या बोला कि ये बैंक वगैरह पे एप्लीकेबल, बिकॉज बैंक का तो काम ही यही है ना, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग वगैरह, तो उसके ऊपर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होगा। चलो, तो यहाँ तक आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, एक बार हम शॉर्ट में उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या बात की? बिगिनिंग हमने कहाँ से की? डायरेक्टर्स वाले चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, डायरेक्टर क्या होते हैं, बोर्ड क्या होता है। इसके अलावा हमने बात की कि उनके क्या क्या फंक्शंस वगैरह होते हैं, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में हमने पूरा बात किया। डायरेक्टर किसको, जो जिसको बोर्ड अपॉइंट कर रहा है, सेक्शन 161, वो हमने वहां पे पूरा कंप्लीट किया। नॉर्मली कहाँ अपॉइंटमेंट होता है? जनरल मीटिंग में ही उनका अपॉइंटमेंट होता है, वो सारी चीजें। इसके बाद में हमने बात की डायरेक्टर का रेजिग्नेशन, रिमूवल किस तरीके से होगा, फाइन, तो वो सारी चीजें हमने बात की। फिर इस वाले चैप्टर में हमने क्या बात किया? कितने डायरेक्टर्स चाहिए, कमिटीज कौन कौन सी होती है एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर एलओडीआर। ठीक है, और फिर हमने लास्ट में क्या देख लिया? बोर्ड के पावर्स, जो किस सेक्शन में हमें गिवन है? सेक्शन 179 में हमें गिवन है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।